हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे हीरो के डैड से होती है। डैड काफ़ी टाइम से किसी के आने का वेट कर रहे थे। तब वहाँ पर एक गर्ल की एंट्री होती है। इस गर्ल का नाम किन है। किन हमारे मेन लीड जिसका नाम ईट है उसकी केयर टेकर है और उसका पूरी तरीके से ख्याल रखती है। वैसे ईट हमारे इस ड्रामे का मेन लीड ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, डरपोक है। वो कभी भी किसी से फाइट नहीं करता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीधा, इनोसेंट है। साथ ही ईट को अस्थमे की प्रॉब्लम है। इसके अलावा वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है। इन सब से उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। इसी वजह से उसके हाथों में हमेशा 24 आवर्स जब भी वो उठता बैठता है हैंकी उसके हाथों में ज़रूर रहती है। ईट अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जबकि वो उसके स्टेप डैड है। ईट के डैड ईट को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। ईट किसी भी कंडीशन में ठीक हो जाए, इसके लिए डैड टेम्पल में एक छोटी सी पूजा रखते हैं। ईट वहाँ जाने से डर रहा था, लेकिन अपने डैड और किन के फोर्स करने पर वो टेंपल में पूजा करने के लिए आ जाता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रहता है, बिकॉज ईट का दिल और दिमाग तो कहीं और था। एक्चुअली ईट किसी लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक करता है जिसका नाम मी है। डैड ईट को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसी वजह से तो 24 आवर्स के लिए उन्होंने किन को हायर कर दिया था ताकि वो ईट का ख्याल रखे। ईट जिस गर्ल को मिस कर रहा था वो गर्ल ये रही, इसका नाम मी है। यही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। मी को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से उसने अपनी एक फ्लावर शॉप भी ओपन की थी और इसमें उसका छोटा भाई मैट उसकी हमेशा हेल्प करता है। मैट एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपने सिस्टर के कामों में उसकी हेल्प करता है। मी अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड पॉजिटिव है। तब वहाँ पर उससे मिलने के लिए अंग आता है। अंग मी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। इसी वजह से वो हमेशा मी के कामों में उसकी हेल्प करता है। जहाँ अंग मी को लाइक करता है तो वहीं मी सिर्फ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। मी ने अपने फ्लावर्स को एग्जीबिशन में रखा था, जहाँ पर उसे ये समझाया जाता है कि अगर उसके फ्लावर्स डिफरेंट रहेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। और इसी को ही पूरा करने के लिए मी निकल पड़ती है अपने बेस्ट फ्रेंड थिप्पी के साथ एक विलेज में। थिप्पी मी से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तब मी कहती है हम विलेज में जा रहे हैं जहाँ पर मुझे मालूम है बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं। वैसे तुमने मुझे पहले सजेस्ट किया था, शायद तुम भूल गई हो। थिप्पी कहती है हाँ मुझे याद नहीं रहता है। वैसे क्या फ्लावर्स के लिए हम इतनी दूर जा रहे हैं। जहाँ मी को सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स की पड़ी थी, तो वहीं पर थिप्पी को अपने स्किन केयर की बहुत ज़्यादा पड़ी थी, जिसे देख करके मी स्माइल करती है। मी जिस विलेज में आई थी उसी विलेज में ड्रामे का मेन लीड रुथ है। अब आप यही बोलेंगे कि ड्रामे का मेन लीड ईट भी है और रुथ भी, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। बट दोनों ही एक दूसरे के हमशक्ल्स हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी में मेन लीड कौन बन पाता है, रुथ या ईट। ईट के कंपेयर में रुथ उसका अपोजिट है। ईट जहाँ वीक है तो वहीं रुथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मी और थिप्पी रुथ के मॉम के पास आते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है जिस फ्लावर की बात वो कर रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ रुथ की मॉम की फील्ड से ही मिल सकती है। इसी वजह से वो अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि उन्हें उनके फील्ड से कुछ फ्लावर्स चाहिए। इसके लिए रुथ की मॉम को परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात थिप्पी और मी को मालूम पड़ती है, लेकिन मी जिद करती है कि उसे फ्लावर्स देखने हैं। इधर रुथ की मॉम रुथ के पास आती है और मी का विजिटिंग कार्ड शो करती है। ये लड़की आई हुई है, इसे हमारे फील्ड से कुछ फ्लावर्स चाहिए, तो क्या मैं इसे परमिशन दूँ। रुथ मना कर देता है। नहीं मॉम, आप ये कैसे कर सकती हैं। आपको मालूम है उस फील्ड से मैं एक फ्लावर भी किसी को तोड़ने नहीं देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक और न्यू गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम बुड है। बुड रुथ पर फुल लट्टू है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी जान दे भी सकती है और किसी की ले भी सकती है। बुड रुथ की हर एक बात मानती है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है। इसी वजह से वो भी आंट को सजेस्ट करती है फ्लावर्स ना देने के लिए। लेकिन अपोजिट में रुथ के सिस्टर रिन को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर शो करने के लिए आ चुकी थी। मी को जो फ्लावर्स चाहिए थे रुथ के फील्ड में वही फ्लावर्स लगे हुए थे। इसी वजह से मी की फेस पे तो स्माइल आ जाती है, तो वहीं पर बुड आ करके उसकी स्माइल को छीन लेती है। एक्चुअली तुम विजिटर्स हो ना, एक काम करो, विजिट करो और यहाँ से चली जाओ, बिकॉज इस फील्ड के ओनर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो तुम्हें इस फील्ड का एक भी फ्लावर ले जाने नहीं देंगे, तो इसी वजह से यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा।
जिसकी वजह से थिप्पी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये लड़की हमसे इतना रूडली तरीके से कैसे बात कर सकती है। जहाँ थिप्पी और बूट के बीच में काफ़ी फाइटिंग भी होती है बातों वाली। मी और थिप्पी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थिप्पी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। दोबारा उस लड़के से मिल जाऊँ उसे नोच लूँगी, मुझे उसने बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दिया है। मैं उसे शांत रहने के लिए कहती है। आगे रुथ को उसी फील्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लावर्स थे। इन फ्लावर्स से रुथ को इस वजह से प्यार है क्योंकि पास में उन फ्लावर्स को ग्रो किया था रुथ ने सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड को उसका सरप्राइज़ दिया हुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद रुथ की गर्लफ्रेंड वापस आती है रुथ से ब्रेकअप करने के लिए। ब्रेकअप करने के साथ साथ उसी प्लेस पर वो अपना वेडिंग कार्ड भी देती है, ये बताते हुए कि उसके डैड ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, जिसकी वजह से रुथ बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी यादों को वो मिटा देता है। रुथ कभी भी अपसेट रहता है तो उसे गिटार बजाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसे कोई ना डिस्टर्ब करे, इसी वजह से वो हमेशा अकेले ही रहता है। जहाँ रुथ को गिटार बजाने का शौक है तो वहीं पर इट को पियानो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किन जब आती है तब सर्वेंट के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि इट ने आज अपनी मेडिसिन को लिया ही नहीं है। उसे काफ़ी टाइम से वो लोग ढूंढ रहे हैं। तब किन कहती मुझे मालूम है इट कहाँ पर हो सकता है। वो इट के पास जाती है। तुमने अभी तक मेडिसिन क्यों नहीं खाई इट? तुम्हें मालूम है अगर तुमने एक भी मेडिसिन को ड्रॉप किया तो तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तब इट किन से डिमांड करता है मुझे मी से मिलने के लिए जाना है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे मी से मिले हुए, प्लीज़ मुझे लेकर के चलो, मुझे उससे मिलना है। किन उसे एक ही शर्त पे ले जाने के लिए तैयार होती है, अगर तुम मेडिसिन खाओगे तो। रिन और रुथ की मॉम दोनों इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो कितनी उम्मीदों से यहाँ पर आई थी कि उसे फ्लावर्स मिल जाएंगे। हमारे फील्ड में इतने सारे फ्लावर्स हैं, हमें उसकी क्या ज़रूरत है, हमें दे देना चाहिए। तो वहीं पर रुथ के सपोर्ट में उसका फ्रेंड वॉट है जो कि हमेशा उसे सपोर्ट करता है और यहाँ पर उसका कहना था रिन तुम चुप हो जाओ। रुथ ने ठीक ही किया है, वो फ्लावर्स उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके अगले सीन में रुथ को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर्स को पैक कर रहा था डिलीवरी के लिए, और यहाँ पर रिन और उसकी मॉम भी उसे फुल सपोर्ट कर रहे थे। वॉट कहता है अगर ये सब करना था तो फिर मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इतना सारा लेक्चर तो नहीं छाड़ता। रुथ की मॉम उसे डिलीवरी करने का एड्रेस भी दे करके वहाँ से चली जाती है। रिन और वॉट भी वहाँ से जाने लगते हैं। तब रुथ कहता है ओए कहाँ जा रहे हो? तब वॉट कहता है रिन कहाँ जा रही है? सोने के लिए। तो मैं भी ऑब्वियसली सोने के लिए जा रहा हूँ बिकॉज़ काफ़ी रात हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ। रिन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारा वॉट फंस जाता है। उसे रुथ के साथ डिलीवरी करने के लिए सिटी आना पड़ता है। जहाँ रुथ उसे डिलीवरी करने का काम दे देता है तो वहीं पर वो अपना कैमरा उठा लेता है बिकॉज़ रुथ को फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से तो उसके पास हमेशा कैमरा रहता है जब भी वो कहीं न्यू प्लेस पर जाता है। थिप्पी के पास वॉट कॉल करता है अगर फ्लावर्स की डिलीवरी लेनी है तो बाहर आ जाओ। थिप्पी खुश हो जाती है, ओह माय गॉड क्या सच में तो फ्लावर्स की डिलीवरी करने के लिए आए हो? हाँ एक मिनट रुको, मैं बाहर आ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे ये तो बताओ। वॉट कहता है तुम बाहर तो आओ, मैं तुम्हें पहचान जाऊँगा। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स कॉल पर ही बातें कर रही होती है, इसी वजह से वॉट नहीं पहचान पाता। तब वॉट थिप्पी से कहता है एक काम करो, तुम अपने हैंड को ऊपर करो, मैं तुम्हें पहचान जाऊँगा। थिप्पी जब अपने हैंड को ऊपर करती है तब यहाँ पर वॉट उसे पहचान जाता है। एक्सक्यूज़ मी आई एम हेयर। इधर रुथ अपने कैमरे को हाथ में पकड़ा एक अच्छा फोटोग्राफर बन चुका था। वो डिफरेंट टाइप की फ्लावर्स की फ़ोटो खींच रहा था। तभी वहाँ पर वो मी को देखता है और फिर उसका कैमरा मी पर पड़ जाता है और मी की बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। थिप्पी जब मी को बताती है कि उसके फ्लावर्स डिलीवर हो चुके हैं, मी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है जब उन फ्लावर्स को रियलिटी में देखती है। ओह माय गॉड देखा मैंने कर दिखाया ना। इट भी मी से मिलने के लिए आया था और रुथ भी वहीं पर डिलीवरी करने के लिए आया था। दोनों एक दूसरे से टकराते उससे पहले रुथ कार में बैठ जाता है और यहाँ पर मी के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और सभी को पसंद भी आते हैं और काफ़ी तारीफ़ें भी मिलती है। मी काफ़ी खुश थी। इट भी मी से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था, बट वो अपने साथ किन को लाया हुआ था ताकि अगर इनकेस अगर उसकी सिचुएशन ख़राब हो तो किन हैंडल कर ले। यहाँ पर थिप्पी इट से कहती है इट तुम यहाँ पर आए, अच्छा लगा देख करके, लेकिन आई थिंक तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। इन फ्लावर्स के स्मेल से अगर तुम्हें कहीं एलर्जी हो गई तो। तब यहाँ पर अंग भी ईट को टीस करता है, हाँ तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वैसे भी तुम मी की हेल्प थोड़ी कर पाओगे। अचानक से ईट की कंडीशन ख़राब होने लगती है, उसे छींक और खांसी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अंग उसे कहता है आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और मी भी यही कहती है तुम्हारी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अब सबके कहने की वजह से ईट को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन अंग उसे काफ़ी टीज़ करता है कि वो किसी लायक नहीं है। घर वापस आने के बाद जब ईट अपना ट्रीटमेंट लेता है और मेडिसिन खाता है, तब जा करके
वो फिर से नॉर्मल हो पाता है। इट को बुरा लगता है कि वो मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो मी की हेल्प नहीं कर पा रहा है। अंग मी की मॉम के पास आता है, जहाँ पर मॉम का कहना था कि तुम मी के अच्छे दोस्त हो, तुम हमेशा आया जाया करो। सारे लोग एक साथ बैठ करके डिनर को एंजॉय करते हैं। अंग और इट दोनों एक ही घर में रहते हैं। इसी वजह से अंग इट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, क्योंकि वो कहीं मी को उससे छीन न ले। इसी वजह से तो वो उससे हमेशा नफरत करता है, और साथ ही इट के सामने ये दावा भी करता है कि वो मी को बहुत जल्द अपना बनाकर रहेगा और बहुत जल्द उससे शादी भी कर लेगा। जिसे सुनने के बाद इट अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अंग से फाइट करे उससे पहले उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, और फिर क्या, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता है। डैड इस तरह इट की कंडीशन को बिगड़ता हुआ देख करके काफ़ी परेशान हो जाते हैं। डैड के रीज़न पूछने पर इट बता देता है कि किस वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है। डैड को सच्चाई के बारे में पता चलता है, तब वो अंग को बहुत ज़्यादा मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं इट की शादी मी से करवाने वाला हूँ, तो तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। अंग इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है कि वो अपनी बाइक ले करके एक सुनसान प्लेस पर आता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो वहीं अपोजिट में रुत को दिखाया जाता है, उसके हाथों में जो कैमरा था, बस वो मी की फ़ोटो देखे जा रहा था। वॉट आता है, क्या देख रहे हो रुत, कुछ भी तो नहीं, तुम्हारी देखने की चीज़ नहीं है, इसी वजह से दूर रहो। वॉट ज़बरदस्ती करने लगता है। रुत उसे नहीं दिखाता है, मना किया ना, ये मेरा कैमरा है तो बस मुझे ही देखने दो। वैसे तो किन इट के घर पर उसे फंसाने के लिए आई थी, क्योंकि किन के डैड चाहते थे, बट यहाँ पर आने के बाद वो अंग के ही प्यार में पड़ गई और बस अंग ही उसके लाइफ बनकर रह चुका है। उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। रुत के बदले हुए अवतार को देख करके वॉट काफ़ी परेशान था। आखिर है कौन जो तुम इतना ज़्यादा देखे जा रहे हो उसे। तभी वहाँ पर रीन आ जाती है। ओहो वॉट, क्या तुम सही तरीके से अपने कपड़ों को वेयर नहीं कर सकते हो, हटो यहाँ से। रुत एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मुझे आज कहीं पर ड्रॉप कर दोगे। एक्चुअली मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेने हैं। रुत मान जाता है। रुत रिन को फ्लावर्स की शॉपिंग कराने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर रिन उसे वेट करने के लिए कहकर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है फ्लावर्स को लेने के लिए। सारे फ्रेंड्स काफ़ी खुश थे। मैट और मी दोनों यहाँ पर फ्लावर्स की डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे। तो वहीं पर एक बार फिर से रुत मी को देख लेता है और फिर वो मी की बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करने में बिजी हो जाता है और बस उसे देखे जा रहा होता है। तभी वो देख लेता है अंग को मी के साथ। अंग मी की काफ़ी केयरिंग करता है और उसे बताता है कि उसके सारे फ्लावर्स की डिलीवरी हो चुकी है, क्या वो घर चले। अंग जब मी की इतनी ज़्यादा केयरिंग में लगा हुआ था, साइड में एक अंकल खड़े उन दोनों को देख करके क्यूट कपल बोलते हैं कि फ्यूचर में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तो अंग के फेस पे स्माइल थी और रुत के फेस से पूरी स्माइल तो जा चुकी थी। मी अंकल के इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करती है। अंकल, वी आर नॉट कपल, वी आर जस्ट फ्रेंड। फ्लावर्स बाय और डिलीवर करने के चक्कर में रिन और मैट का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के फ्लावर्स बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर मैट रिन के हेल्प के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन रिन उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। मैट और रिन दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज दोनों क्लासमेट जो हैं। यहाँ पर रिन को दिखाया जाता है उसके फ्लावर्स बर्बाद हो चुके थे, तो इसी वजह से वो मैट पर अच्छा खासा भड़कती है। साथ ही वो मैट से कहती है, अब तुमने मेरे फ्लावर्स को इतने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, तो इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तब मैट भी रिन से कहता है, इतना एटीट्यूड में बात करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फ्लावर्स कितने से थे, मेरे फ्लावर्स देखो, तो चलो लाओ मेरे फ्लावर्स की भरपाई तुम करो। तो यहाँ पर रिन मैट को अच्छा सबक सिखाती है। मी और अंग जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब रुत उनकी जासूसी कर रहा था। मी रुत को देख लेती है और उसे इट समझती है। मैंने क्या सच में अभी इट को देखा? तब अंग कहता है, नहीं, इट कहाँ से हो सकता है, वो इस तरीके से बाहर थोड़ी आता है। मी कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इट को देखा, आई थिंक वो इट ही था। श्योरिटी इस वजह से नहीं हो पाती है बिकॉज रुत वहाँ से जा चुका था। इधर बेचारे इट की कंडीशन तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रही थी। वो अपने डैड से डिमांड करता है, डैड अगर आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, तो प्लीज़ किसी भी कंडीशन में मुझे मेरी मी से मिला दो। आगे इट की ज़िद करने पर डैड मी की मॉम के पास आते हैं, जहाँ पर वो उसके मॉम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इट को विज़िट करने के लिए मी को भेज दें। मॉम साफ मना कर देती हैं, लेकिन मी इट से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मैं चलूँगी अंकल, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट डे मी इट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। बिना मेडिसिन के ही इट उठकर बैठ जाता है। ओह माय गॉड, तुम यहाँ पर। मी के आने की खुशी में इट भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले अभी वो पेशेंट था, अब तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक लग रहा है। बट यहाँ पर जब इट मी से कहता है कि वो उसे लाइक करता है, वो उससे शादी करना चाह रहा है, मी के आंसर रिप्लाई ना करने पर इट उससे नाराज़ हो जाता है। क्या तुम भी बाकियों की तरीके हो? अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से चली जाओ। और मी के जाने के बाद इट की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब वो मी के बारे में सोचता है। इट की कंडीशन के बारे में जब मॉम को मालूम पड़ता है, तब इट की मॉम इट को विज़िट करने के लिए आती है
और इट की मॉम ही रुथ की मॉम है और रुथ की मॉम ही इट की मॉम है। इसका मतलब ये दोनों भाई हैं और दोनों ट्विंस हैं। रुथ और इट दोनों ब्रदर्स हैं। इसके बारे में उन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिकॉज मॉम ने इस सच्चाई को उन दोनों से छुपा के रखा है। अब जबकि मॉम को मालूम पड़ चुका था कि उनकी बेटी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रुथ पूछता है मॉम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, कोई बात है? मॉम नहीं बताती है। इधर बेचारी मी टोटली कंफ्यूज, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इट के क्वेश्चन का वो किस तरीके से आंसर रिप्लाई करे। मॉम मी को सजेस्ट करती है जा करके साफ मना कर दो, मैं मेरी बेटी की शादी उस इट से तो बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। जबकि मी और इट दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और जब भी इट को कोई परेशान करता था तो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मी आगे खड़ी रहती थी। मी की वजह से इट जिद पर अड़ चुका था, डैड मुझे मी चाहिए, और इसकी वजह से उसने खाना और मेडिसिन दोनों ही छोड़ दिया था। हार मान करके इट के डैड फाइनली मी की मॉम के पास आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मेरी बेटी की बातों का मान रख लो, वो मी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो हमेशा उसे खुश रखेगा, एक बार उस पर भरोसा तो करो। मॉम मना कर देती है, मेरी बेटी की शादी मैं उस लड़के से नहीं करवाऊंगी। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। रिट अपने फ्रेंड्स के साथ बातों में लगी हुई थी, तभी उसकी नज़र मैट पर पड़ती है। अब मैट ने उसके फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका रिवेंज लेने के लिए वो मैट के पास आती है और फिर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। कभी कैंटीन में तो कभी क्लास में तो कभी किसी और प्लेस पर, हर जगह बस उसे परेशान ही कर रही थी। तभी रिन के पास कुछ लड़के आते जो उसके साथ बदतमीज़ी पर उतर आते। तब यहाँ पर मैट उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से उन लड़कों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वो मैट और उसके बाकी दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इवन वहाँ पर तो गन भी निकल जाती है, लेकिन इस छीना झपटी में बेचारे मैट के हाथों से गोली चल जाती है और आगे मॉम और मी को मालूम पड़ता है कि मैट को अरेस्ट कर लिया गया है, वो जेल में है। रिन और उसके फ्रेंड्स का यहाँ पर ऑफिसर स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद रिन और उसके बाकी फ्रेंड्स को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। रिन को बुरा लगता है कि उसे प्रोटेक्ट करते हुए मैट की ये कंडीशन हो गई है। मैट की मॉम आती है और मी दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे मैट को, लेकिन अब मैट के हाथों से गोली चली थी। इसी वजह से जिस बच्चे पे गोली चली हुई थी उसके पेरेंट्स आ करके वहाँ पर FIR दर्ज करवा देते हैं, जिसकी वजह से बेचारे मैट को जेल में जाना पड़ता है। मी काफ़ी परेशान थी और वो मैट से कहती है तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकाल दूँगी। अंक के थ्रू इट के डैड को मालूम पड़ता है कि मी के ब्रदर मैट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैट को जब मालूम पड़ता है कि उसे कोई विजिट करने के लिए आए, बेचारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रिन को सामने देख करके वो अपसेट हो जाता है और रिन से कोई बात न करते हुए सीधा वो वापस चले जाता है। मी और उसकी मॉम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके मैट को जेल से बाहर निकाले, लेकिन उनकी पूरी कोशिश नाकाम होने जा रही होती है क्योंकि मैट को जेल से बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। अंग मी के पास कॉल करता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं मैट को बाहर निकाल लूँगा, मैंने एक लॉयर से बात की है, बस उसी के पास जा रहा हूँ। मी की मॉम की फेस पे स्माइल हो जाती है कि अंग ज़रूर उनके बेटे को बाहर निकाल लेगा। लेकिन जब वो लॉयर के पास जाता है तब लॉयर जब उसके केस के बारे में सुनता है और पीछे हट जाता है, नहीं ऐसे केस को मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी। इधर जेल में दो ड्रंक पर्सन मिल करके मैट को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, इस वजह से क्योंकि मैट ने उनके कहने के मुताबिक उन दोनों का काम नहीं किया था। इसी वजह से उन दोनों ने मैट को बहुत बुरी तरीके से मारा था। आगे मी को दिखाया जाता है जो कि इट को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आई थी और फाइनली वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, ये सब कैसे हुआ, और ये सब किया था इट के डैड ने, वो भी इस कंडीशन पर कि वो मैट को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन बदले में मी को इट से शादी करनी पड़ेगी। मी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था तो बस इट से शादी करना, तो इसी वजह से वो मान जाती है अपने ब्रदर को जेल से बाहर निकालने के लिए। और इट की डैड भी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैट को जेल से बाहर निकलवा ही देते हैं, जिसकी वजह से मी की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मी भी। इट भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर वापस आ चुका था। सर्वेंट इट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थिप्पी को तो झटका लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि मी इट से शादी करने वाली है, जबकि इट की कंडीशन के बारे में सबको मालूम है। थिप्पी उसे सजेस्ट करती है कि वो शादी ना करे, लेकिन मी की मजबूरी सिर्फ मी ही जानती है। मी के पास कॉल आता है, तब वो अंक से मिलने के लिए उसके पास जाती है। ठीक है, बताओ तुम मुझे इस तरीके से अर्जेंट में क्यों बुलाए। तब अंक कहता है, तुम्हें अच्छे से मालूम है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इट की सिचुएशन के बारे में तुम अच्छे से जानती हो, तो फिर इस तरीके से तुम मुझसे शादी करने के लिए किस तरीके से रेडी हो सकती हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मना कर दो। मी की मजबूरी सिर्फ मी ही जान रही थी, इसी वजह से वो अंक को सजेस्ट करती है कि उसे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इधर जब से इट ने सुन लिया है कि मी उससे शादी कर रही है, वो तो खुशी से पागल हुए जा रहा है और मेडिसिन लेने में भी वो बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा था, जिसे देख करके किन भी काफ़ी परेशान हो जाती है।
इधर अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और फिर वो हवा में ही फायरिंग कर रहा था। तब उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है, जो चीज़ प्यार से ना मिले उसे छीन कर ले लो। आगे एक बार फिर से अंग मी से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इट जैसे लड़के से शादी ना करे, जहाँ पर मी एक बार फिर से अंग से कहती है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। मी आगे बढ़ चुकी है। अपना वेडिंग कार्ड देख करके इट बहुत ही ज़्यादा खुश था, फाइनली मी मेरी होने वाली है। और इस तरह वेडिंग कार्ड को देख करके अंग इट पर फुल भड़का हुआ था। इट बाहर जाता है, जहाँ उसे फॉलो करते हुए किन आती है। किन भी नहीं चाहती थी कि अंग की शादी मी से होए या वो दोनों एक दूसरे को डेट करें, बिकॉज किन अंग को जो लाइक करती है इसी वजह से। फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जहाँ इट और मी दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। इट बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आज मी उसकी वाइफ बन जाएगी। सब कुछ टाइम तक अच्छा ही चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है। सारे लोग आ करके उनकी न्यू लाइफ की ब्लेसिंग उन्हें दे करके वापस जा रहे थे। सब कुछ टाइम के लिए ठीक चल रहा था, तब तक जब तक कि वहाँ पर अंग की एंट्री नहीं होती है। अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और आ करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट करता है। साथ ही इट को वार्न भी करता है कि उसने मी को छीना, अब वो मी को दोबारा से छीन लेगा क्योंकि वो मी से प्यार करता है। तो बदले में अंग को यहाँ पर डैड से थप्पड़ भी खाना पड़ता है। फाइनली अंग के जाने के बाद सारी रिचुअल्स के साथ इट और मी की शादी कंप्लीट हो जाती है और इसके बारे में रुथ की मॉम को भी मालूम पड़ जाता है कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी इट के लिए। मी शादी तो कर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इट से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। वो इतना तो जानती थी कि इट उसे हर्ट नहीं करेगा, लेकिन एज अ हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करना मी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। मी जब फ्रेश होकर के वापस आती है तब वो देखती है कि इट सो चुका है। वो सीधा बेड पर आती है और उन दोनों के बीच में एक पिलो रखती है। ये सही रहेगा। अब वो सो ही रही होती है, तभी इट सडनली उसके पास आ जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं सो रहा हूँ? मैं जग रहा था। बाय द वे फाइनली तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो कहकर उसके फोरहेड पे किस भी करता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है मी को। वॉट और बूट दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती है। दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरीके हमेशा एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं और हमेशा वॉट ही अपनी मुँह की खाता है। वॉट यहाँ पर न्यूज़पेपर में जब इट और मी को देखता है कि वो दोनों शादी कर चुके हैं, तब वो इट को रुथ समझ रहा था और सारे पेपर्स खरीद लेता है ताकि बोर्ड ना देखने पाए। और उसके बाद वो सारे पेपर्स ला करके रुथ को शो करता है। रुथ, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट नहीं किया, ऐसा क्यों किया? तब रुथ कहता है, ये मेरी शक्ल का दिख रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसी शादी नहीं की। तब यहाँ पर वो मॉम के पास जाता है। मॉम के थ्रू रुथ को फाइनली यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि जिस बंदे को वो न्यूज़पेपर में देख रहा है, जो कि सेम उसकी तरह डिट्टो है, उसका नाम इट है और वो उसका ब्रदर है और दोनों ट्विंस हैं। रुथ कंफ्यूज था, अगर वो लड़की किसी और लड़की को लाइक करती है तो उसने इट से क्यों शादी की? वो काफ़ी कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मी काफ़ी अपसेट बैठी हुई थी। तब उसके पास इट आता है। न्यू ब्राइड अगर इस तरीके से अपसेट बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा? चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं कहकर वो मी को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर के चला जाता है। दोनों पहले टेंपल जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। उसके बाद दोनों फन वाली प्लेस पर जाते हैं जहाँ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए दोनों बहुत ज़्यादा फन करते हैं। रुथ मी की फ़ोटो देखे जा रहा था। वॉट आता है, ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे ब्रदर के साथ शादी हुई है, उसकी फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? रुथ इसे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हो मेरे मैटर में, दूर रहो, वरना लास्ट टाइम कितनी पिटाई की थी, तुम भूल तो नहीं गए हो? वॉट कहता है, नहीं रहने दो, मैं दूर ही ठीक हूँ। नाइट में इट मी के लिए पियानो प्ले करता है और मी को इट का पियानो प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तब इट कहता है कि वो मी को भी सिखा सकता है अगर वो सीखना चाहे। मी कहती है, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इट मी को यहाँ पर पियानो प्ले करना सिखा रहा था। उन दोनों को एक साथ इस तरीके से हंसी खुशी देख करके अंग को तो बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी। रुथ को मालूम पड़ता है जब कि बोट सिटी जा रही है, वो भी उस प्लेस पर जहाँ वो अपने ट्विन ब्रदर इट से मिल सकता है। उसके बाद क्या रुथ बोट के पास आता है। स्वीटी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सिटी चल सकता हूँ? बोट को इस तरीके से स्वीटी बोलना, बस बोट तो फिसल चुकी। रुथ से वो एक भी क्वेश्चन नहीं करती है कि उसे क्यों जाना है, किस वजह से जाना है। साथ लेकर के सिटी आ जाती है और उसके साथ वॉर्ड भी आता है क्योंकि रुथ जहाँ वॉर्ड वहाँ। वॉर्ड यहाँ पर स्टमक पेन का बहाना बना करके रुथ को लेकर के उस प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो इट से मिल सकता था और मी से, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकलवाना था वो भी किन से। किन बता देती है कि इस वक्त वो मी से कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रुथ अपने आप को छुपाता है क्योंकि कोई उसे इट समझ ले
तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अंग मी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, क्या तुम बाहर आ सकती हो। मी आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो इट की प्रॉपर तरीके से केयरिंग करती है और उसे अच्छी तरीके से कवर करके वहाँ से चली जाती है अंग से मिलने के लिए। मी को देख करके अंग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सडनली मी को डायरेक्टली हक कर लेता है। जब वो मी को हक कर रहा था तब वहाँ पर रुत उन दोनों को इस तरीके से देख लेता है। रुत को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मी उसके ब्रदर को धोखा दे रही है। तभी वहाँ पर उसे कोई देख ना ले, इसी वजह से वो अपने फेस को कवर कर लेता है। अंग अपने फ्रेंड को सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है कि देखो वो है कौन, जहाँ पर अंग का फ्रेंड बस रुत के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों के बीच में फाइट भी होती है, लेकिन रुत वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर थिप्पी और बूट दोनों एक दूसरे के आमने सामने बाय मिस्टेक आ जाते हैं। उन्हें पास्ट का सारा फ्लैशबैक याद आता है। फिर क्या, दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और बेचारा वॉट उन्हें बस शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। इधर रुत कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी ही आसानी से अंग के बेस्ट फ्रेंड के सामने से निकल जाता है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि रुत यहाँ पर आया था। नाइट में मी पियानो प्ले करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले कर रही थी बिकॉज उसे इट ने जो सिखाया था। वो सोने के लिए जब वहाँ से चली जाती है तब उसके बाद इट अपनी प्लानिंग स्टार्ट करता है। वो इसमें थिप्पी की हेल्प लेता है। थिप्पी कहती है क्या हम एक रात में सब कर पाएंगे। इट कहता है हाँ हो सकता है बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मी जब उठती है इट उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हुआ था और उसे जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है बिकॉज उसने उसके लिए सरप्राइज़ जो प्लान किया था। मी फ्रेश होती है, उसके बाद इट उसे सरप्राइज़ देने के लिए उस प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर पूरी नाइट उन सब ने मिल करके बहुत सारे फ्लावर्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया था। इट का सरप्राइज़ मी को अच्छा लगता है बिकॉज उसे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा जो पसंद थे, इसी वजह से वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। और इधर बेचारी रिन कोशिश कर रही थी कि वो मैट से बात कर सके और उसे सॉरी बोल सके, लेकिन हर टाइम मैट उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसी की वजह से तो पिछली बार बहुत बुरी तरीके से फंसा था। इस बार वो रैन की वजह से फंसना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से जहाँ तक का हो सकता था वो रैन को इग्नोर करता है। अंग के फ्रेंड के थ्रू मी को मालूम पड़ता है कि अंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मी अंग से मिलने के लिए आई हुई थी, उसे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। थिप्पी को कुछ अजीब लग रहा था, इसी वजह से वो इट को जा कर के बता देती है कि मी अंग से मिलने के लिए गई है। इट काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अंग को अच्छी तरीके से जानता है। अंग ने झूठ कहा है कि उसकी कंडीशन ख़राब है, वो तो बस मी को किसी भी कंडीशन में वहाँ पर बुलाना चाह रहा था। उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि अगर जो चीज़ उसे प्यार से न मिले उस चीज़ को वो ज़बरदस्ती ले ले। अंग मी से कहता है कि वो इट से डिवोर्स ले ले। मी ऐसा करने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से अंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फोर्सफुली मी को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। मी उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं पर इट सही टाइम पर आ जाता है, जिसकी वजह से मी के साथ अंग कुछ भी नहीं कर पाता है। मी रो रो करके इट को सब कुछ बता देती है। इट को बुरा लगता है, वो अंग के पास जाता है। अंग उल्टा इट को ही बहुत बुरा भला कहने लगता है कि मी जैसी लड़की वो डिज़र्व ही नहीं करता है, क्योंकि ना ही वो मी को प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग कर सकता है, और साथ ही वो इट को मारता भी है। मी इट को लेकर के वहाँ से चली जाती है और उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करती है, साथ ही उसे सजेस्ट भी करती है कि वो अंग से दूर रहे क्योंकि अंग बहुत ही घटिया टाइप का लड़का है। इट दिल ही दिल में खुद को कोसे जा रहा था कि अगर आज वो स्ट्रांग होता तो मी के साथ अंग कुछ भी ऐसी करने की कोशिश नहीं करता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था। मी उसे समझाती है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। नाइट में इट बस अंग की ही बातें याद कर रहा था कि वो मी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो गन लेता है और सीधा अंग के पास जाता है। अंग एक बार फिर से इट को टीज़ करता है कि वो मी के लायक नहीं है, वो मी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर मी किसी को डिज़र्व करती है तो वो सिर्फ अंग, जिसकी वजह से इट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इट अंग को शूट करता उससे पहले अंग इट से गन छीन लेता है और वो इट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और साथ ही उसे अस्थमे वाला पंप भी नहीं देता है, जिसकी वजह से इट की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इतने पे भी अंग को तसल्ली नहीं मिलती है और वो इट को बहुत बुरी तरीके से मारता है, साथ ही अपने फ्रेंड से भी इट को मरवाता है। अब जब मी उठती है इट को ना पा करके काफ़ी परेशान हो जाती है और सर्वेंट से भी पूछती है। अंग इट को ठिकाने लगाने चाह रहा था, लेकिन सही टाइम पर मी आ जाती है, जिसकी वजह से अंग छुप जाता है और मी को यहाँ पर इट मिल जाता है। और अगली सीन में इट को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अंग को जब मालूम पड़ता है कि इट की कंडीशन काफ़ी ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में इट को विज़िट करने के लिए आता है, जहाँ वो इट को जान से मार देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही टाइम पर डैड के आ जाने की वजह से अंग अपना काम नहीं कर पाता और इस तरह से शो करने लगता है कि वो तो इट की केयरिंग कर रहा था।
बस और कुछ भी नहीं। इधर रुथ की मॉम का तो रो रो कर बुरा हाल था जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके बेटे ईट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और साथ ये भी कि किसी ने उसे जान से मार देने की कोशिश की थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पर रुथ को भी मालूम पड़ चुका था कि ईट नाम का बंदा उसका भाई है, तो यहाँ पर वो अपनी मॉम को तसल्ली दिलाता है एंड उसके बाद हॉस्पिटल में मिलने के लिए अपने ब्रदर से आता है, जहाँ वो ईट को देख करके टोटली शॉक, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस था ही नहीं। यहाँ पर डैड रुथ से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या अकेले में मुझसे बात कर सकते हो? रुथ अपने डैड से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर डैड रुथ को कहते हैं, पता नहीं कौन है जो मेरी ईट की जान लेने की कोशिश कर रहा है। तब रुथ कहता है, क्या कोई ऐसा है ईट के आसपास जिस पर आपको डाउट है? डैड कहते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है जिस पर मैं डाउट कर सकता हूँ, पता नहीं कौन है वो लोग जो मेरी ईट की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। रुथ मी और अंग के बारे में याद करने लगता है, हो ना हो उस लड़की ने ये सब कुछ जानबूझ करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब किया है, मेरे भाई के साथ, छोड़ूंगा नहीं उसे। डैड पूछते हैं, क्या बात है, किस सोच में डूबे हो? रुथ कहता है, नहीं डैड, कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। रुथ अपने फील्ड में बैठ करके सोच में डूबा हुआ था। मॉम आती है, तो तुमने क्या डिसाइड किया? अब जबकि ईट के डैड चाहते थे कि रुथ और ईट आपस में अपने प्लेस को एक्सचेंज करे, अब ईट की कंडीशन ख़राब है तो उसकी प्लेस पर रुथ आकर के सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करे, तो रुथ ऐसा करने के लिए पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो रेडी हो जाता है। डैड सिचुएशन को संभालते हुए फैमिली वालों को ये बता देते हैं कि वो ईट को ले करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ पर ईट का ट्रीटमेंट बेटर किया जा सकता है। इस वजह से साथ ही वो ये भी कहते हैं किनसे कि अब जब ईट यहाँ पर नहीं रहेगा तो वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले ले। और यहाँ पर मी काफ़ी परेशान थी बिकॉज़ वो ईट की केयरिंग करने के लिए उसके साथ जाना चाह रही थी, लेकिन डैड मना कर देते हैं। मी जब रूम में आती है तो वो पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जो कि ईट और उसने दोनों ने मिल करके अच्छे टाइम स्पेंड किए थे। उन पलों को याद करके मी काफ़ी अपसेट हो जाती है कि आज उसके साथ ईट नहीं है। अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ को देखते हुए वो ईट के लिए प्रे करती है, जल्दी ठीक हो जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इधर स्कूल में रिन मैट से फ्रेंडशिप करना चाह रही थी बिकॉज़ वो तो अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि मैट अच्छा पर्सन है, लेकिन मैट रिन से दूर दूर बैठे जा रहा था। रिन उसके पास जाती है, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जो तुम इतने ज़्यादा अपसेट हो गए हो? सर रिन को मैट से बातें करते हुए देख लेते हैं एंड देन उसके बाद पनिशमेंट के तौर पर उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। रिन कहती है, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी। मैट कहता है, तुम कुछ भी नहीं चाहती हो, बस तुम कर देती हो। किन अपने डैड को सब कुछ बताती है कि इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसी वजह से उसके डैड उसे कुछ टाइम के लिए दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तब तक के लिए वो फ्री है, वो अपने डैड के साथ रहना चाहती है। तब डैड यहाँ पर किन से कहते हैं, याद रखना तुम्हारे टारगेट क्या है, ईट को तुम्हें अपने प्यार की झांसे में फंसाना है। इधर ईट के डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लेते हैं एंड देन उसके बाद वो ईट को उसकी मॉम के पास लेकर चले आते हैं। जैसा कि मॉम चाहती थी, अपने बेटे को देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि आज इतने सालों बाद वो अपने बेटे से मिल रही हैं, बट वो कुछ बोल नहीं सकता है। उस वक्त रिन भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। डैड रुथ से कहते हैं, ईट की कंडीशन तो तुम देख ही चुके हो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से तुम्हें ईट की कॉपी करनी पड़ेगी ताकि तुम पर कोई डाउट न कर सके कि तुम रुथ हो, ईट नहीं। किन के डैड लंच पे अंग को इनवाइट करते हैं और उसके दिमाग में ये सारी बातें घोल देते हैं कि अब जबकि उसने मी के साथ गलत किया तो वो जा कर के उसे सॉरी बोले, क्योंकि सॉरी बोलने से बहुत सारे काम बन जाते हैं। और ये बात अंग अपने दिमाग में बैठा चुका था। अंग के जाने के बाद किन अपने डैड से कहती है, डैड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने अंग को ये सब कुछ क्यों समझाया, आप चाहते क्या हैं? तब डैड बोलते हैं, अरे तुम्हारा रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अंग मी को लेकर के वहाँ से चला जाएगा तो ऑब्वियसली ईट के लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और दूसरी लड़की तो एंट्री ले ही नहीं सकती है। नेक्स्ट सीन में अंग मी से सॉरी बोलने के लिए आता है। मी जब अंग को देखती है वहाँ से उठ करके जाने लगती है। अंग उससे रोकता है, मी क्या प्लीज़ मुझे माफ़ करोगी? मी कहती है, इतना ईजिली तुमने कह दिया है माफ़ करने के लिए, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, सॉरी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ, यहाँ से जाओ। अंग उस रात वाली बात को रिपीट करके उससे सॉरी बोल रहा था। सर्वेंट ये सारी बातें सुन लेती है। अब जब सर्वेंट इनको अपना बेटा मानती है तो उसे बुरा लगता है कि मी इस तरीके से उसे टीज़ कर रही है। इसी वजह से मी के आने पर वो उसे अच्छा खासा सुनाती है। इधर रुथ ईट के पास आता है। ईट की कंडीशन देख करके वो खुद से प्रॉमिस करता है, ईट सच में मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी ये हालत जिसने भी की है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे ठीक होने तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। एंड देन उसके बाद रुथ ईट बनने की सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। वो ईट की तरह अपने आप को हर तरीके से बीमार शो करने की कोशिश करता है। किन किन चीज़ों से ईट को एलर्जी है डैड ये सब बताते हैं। घर में वो किसको किस नाम से बुलाता है ये भी बताते हैं। एंड उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है।
फाइनली कुछ दिनों के बाद रुथ अब इट की फुल डिट्टो कॉपी कर लेता है। इवन डैड भी कुछ सेकंड के लिए रुथ को इट ही समझ लेते हैं। नाइट में मी अकेली थी, वो इट को मिस कर रही थी। अंग के आने पर वो डर जाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। अंग उसे रोकता है, प्लीज़ इतने दिनों से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, क्या प्लीज़ मुझे माफ़ नहीं करोगी? एक बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मी काफ़ी गुस्से में अंग से रास्ता छोड़ने के लिए कहती है, तुम्हें तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अंग उसे फोर्सफुली माफ़ करने के लिए कहता है। मी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, कभी नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें। फाइनली आज रुथ ईट बंद करके अपने घर वापस जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम को कभी भी अकेले छोड़ करके कहीं नहीं गया था और आज वो अपनी मॉम को छोड़ करके जा रहा था। बट वो खुश था कि उसकी मॉम की केयरिंग करने के लिए वहाँ पर वॉट है। वो वॉट को समझा कर जाता है रिन और मॉम की केयरिंग करना। वो अपनी मॉम को हग करता है और उन्हें गुड बाय बोल करके इट के प्लेस पर वापस आ जाता है, जहाँ सर्वेंट देख करके इट को काफ़ी खुश हो जाती है। रुथ इट की प्लेस पर तो वापस आ चुका था, लेकिन डॉक्टर ने जैसे कहा था कि इट के सर पे चोट लगी है, तो उसका यहाँ पर रुथ प्रॉफिट उठाता है और सारे लोगों के सामने ये साबित कर देता है कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। वो पास्ट की कुछ मेमोरीज को खो चुका है। रुथ जब मी को देखता है तो उसे गुस्सा आ रहा था उस पर, लेकिन क्या करे, वो उसे टाइटली हग कर लेता है और कुछ ज़्यादा ही टाइटली हग करता है कि मी को उसे बोलना ही पड़ता है, प्लीज़ इट मुझे छोड़ो। इट से मिलने के लिए डरते डरते वहाँ पर जब अंग आता है और उसे मालूम पड़ता है कि इट अपनी पास्ट की मेमोरी खो चुका है, तब वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। चलो थैंक गॉड, ये कुछ बताएगा नहीं, अब तो इसकी मेमोरी भी नहीं है। रुथ अंग और मी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, पता नहीं पास्ट में मेरे क्या था क्या नहीं था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में मैं सबको अच्छी तरीके से समझना और जानना चाहता हूँ। तब अंग कहता है, इट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा ब्रदर, तो मुझे अपना ब्रदर ही तो मानते हो ना। मैं सब कुछ तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करूँगा। जबकि अकेले में वो खुद ही बड़बड़ाता है, इस ईट को मैं दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मी जब बेड को प्रॉपर कर रही थी तब वहाँ पर रुथ आ जाता है जो कि टॉवल में था और उसे इस तरीके से देख करके मी शाय फील करने लगती है और वो शॉक में भी हो जाती है क्योंकि इससे पहले इट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो वो तो वहाँ से जाने वाली रहती है, लेकिन रुथ उसे पकड़ लेता है। क्या बात है, तुम इस तरीके से शाय फील कर रही हो, क्यों तुमने मुझे इससे पहले टॉवल में कभी नहीं देखा? मी कहती है तुम पागल हो गए हो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। रुथ मी को रुकने के लिए कहते हैं, बट मी वहाँ से चली जाती है। तब रुथ कहता है, अभी देखो आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होता है, ये तो बस ट्रेलर था, तैयार हो जाओ। आगे मी को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड थिप्पी को इट और उसके बीच में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है कि पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। तब थिप्पी कहती है, क्या तुम्हें इस वजह से अजीब लगा क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम इट को टॉवल में देखा? तब मी कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। थिप्पी उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। इट बीमार होने की वजह से वो कभी अपने डैड के बिजनेस को विजिट करने के लिए नहीं आया था, जबकि रुथ पहले ही दिन आ चुका था, जिसे देख करके अंग को काफ़ी डर लग रहा था। मी रुथ के पास आती है और उसे इट समझ करके उससे पूछती है, इट तुम ठीक हो गए हो? ये जान करके मुझे अच्छा लगा, बहुत टाइम से तुम्हारे लिए प्रे कर रही थी कि तुम ठीक हो जाओ। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि उस रात हुआ क्या था? वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम पर अटैक किया? तब यहाँ पर रुथ कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम मुझे इस तरीके से क्यों पूछ रही हो? क्या वो अटैक तुमने करवाया था? मी कहती है, नहीं नहीं भला मैं वो अटैक क्यों करवाऊंगी? रुथ कहता है, मैं तो बस यूँ ही मजाक कर रहा था, तुम्हें इतने ज़्यादा केयरिंग करते हुए देख करके मुझे अच्छा लग रहा है। एंड हाँ, अगर मुझे कुछ भी याद आता है सबसे पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। डैड इट की मेडिसिन को चेंज करके किन को देते हैं क्योंकि बीमार इट था ना कि रुथ। रुथ तो प्रॉपर तरीके से ठीक है, इसी वजह से उसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी। किन अक्सर इट के लिए हेल्दी फूड बनाया करती थी और आज भी उसने इट के लिए बहुत सारे फूड प्रिपेयर किए थे। मी और अंग को देख करके रुथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड देन वो मी से कहता है, वैसे हर रोज़ तो हम सब यही खाना खाते ना, चलो आज तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाता हूँ। और ये कहकर रुथ मी को अपने ही एम्प्लॉयज़ के पास लेकर आता है जहाँ पर उसके एम्प्लॉय खाना खाया करते थे। यहाँ पर मी तो बस रुथ को देखे जा रही होती है इट समझ करके। तब रुथ मी से कहते हैं, ऐसे क्या देख रही हो? क्या इससे पहले मुझे खाना खाते हुए नहीं देखा तुमने? मी कहती है, इससे पहले भी देखा है, लेकिन इस तरीके से तुमने हाथों से कब खाना खाना स्टार्ट कर दिया? तुम विदाउट स्पून के खाना खाते ही नहीं हो, और इस तरीके से आखिर बात क्या है? तब रुथ कहता है, क्यों इस तरीके से क्या खाना नहीं खाया जाता है? मी कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जिस तरीके से खा रहे हो तुमने ऐसे पहले कभी नहीं खाया, और ये सारे फूड तुम कैसे खा सकते हो? वहाँ पर रुथ देखता है और एम्प्लॉयज़ आते हुए तो वो अपने पास उन्हें बैठने का ऑफ़र देता है, साथ ही वो अपने प्लेट से उनको खाना भी खाने के लिए कहता है। ये सब देख करके मी को धक्का सा लगता है और सर्वेंट को भी, क्योंकि ऐसे खाने इट तो कभी खाता भी नहीं था और यहाँ पर वो इतने अच्छे से खा रहा था।
इधर किन को काफ़ी अच्छा लगता है कि अंग उसकी कंपनी में है, बट थोड़ी ही देर में बिना खाना खाए अंग वहाँ से जाने लगता है। किन उसे रोकती है, अंग नहीं सुनता है। इधर रुथ की फ्रेंडशिप उसके एम्प्लॉय से हो चुकी थी, जो कि इट ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं कर सकता था। और ये सब देख करके अंग को झटका लग रहा था कि आखिर हॉस्पिटल से आने के बाद इस इट के अंदर इतने सारे चेंजेस अचानक से कैसे आ गए। नाइट में रुथ को नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो इट की सारी चीज़ों को देख रहा था। वो उसके पियानो तक पहुंच जाता है, तब वहाँ पर मी आती है और वो रुथ को इट समझ रही थी, तो उसे मालूम है कि इट को अच्छी तरीके से पियानो प्ले करने आता है। तब वो यहाँ पर कहती है, इट क्या आज हम दोनों एक साथ पियानो प्ले करें, क्योंकि तुमने मुझे जितना सिखाया ना उतना मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, क्या ट्राई करें एक बार। अब रुथ के तो सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि रुथ को तो पियानो प्ले करना ही आता नहीं है, उसे तो गिटार बजाने आता है। अब वो करे तो क्या करे, मी के सामने उसकी बोलती बंद थी। इट ने मी को पियानो प्ले करना सिखाया है, तो उसके सिखाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी पियानो प्ले कर रही थी। एंड देन उसके बाद वो रुथ से कहती है, इट क्या मैंने अच्छा सीखा ना, अच्छा मुझे इसके आगे वाला लेवल सिखाओ, क्योंकि मुझे पियानो को अच्छी तरीके से सीखना है। अब रुथ को कुछ भी नहीं आ रहा था, वो करे तो क्या करे, बस मी को देखे जा रहा था। मी उससे कहती है, इट सोचो मत, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम मुझे पियानो प्ले करना सिखाते हो। रुथ कहता है, हाँ वो तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखा देता, लेकिन मुझे कुछ याद भी नहीं है एंड इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक है, मुझे रेस्ट करना है। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम तुम्हें सिखाने के लिए। आज तो रुथ झूठ बोल करके बच जाता है, बट वो कब तक बचेगा, देखते हैं आगे की वीडियो में। नाइट में मी रुथ को सोने के लिए कहती है। रुथ बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, साथ ये भी कि अगर वो मी के पास नहीं सोएगा तो कहीं उसे डाउट ना हो जाए कि वो इट नहीं है। इसी वजह से वो मी के पास जाता है और वहीं पर सोने वाला रहता है। तब मी उसे देखने लगती है। तब रुथ कहता है, क्या बात है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, तुम मुझे इस तरीके से देख रही हो। मी कहती है, क्या तुम सच में इट ही हो ना, तुम्हें अपनी प्लेस नहीं मालूम है, इस साइड तुम्हारी प्लेस है। रुथ मी के ऊपर से ही दूसरी साइड पर जाने लगता है और उसे टेस्ट करते हुए कहता है, ओहो तो ऐसा बोलो ना, तुम थोड़ी सी रोमांटिक हो गई हो। तब मी उसे पुश करती है, रोमांटिक, और मैं बेड से नीचे गिरने की वजह से रुथ को काफ़ी चोट भी लगती है। मी सॉरी बोलती है, इंटेंशन हर्ट करना नहीं था। रुथ कहते हैं, हाँ इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, लेकिन तुमने हर्ट कर ही दिया। कितनी शातिर है, मतलब इट को उसने कभी अपने पास आने ही नहीं दिया। अब नाइट में मी तो सो जाती है, रुथ उसके पास जाता है, उसे ब्यूटीफुल बोलता है। सडनली मी की आंखें खुल जाती है। रुथ की चोरी पकड़ी न जाए इस डर की वजह से यहाँ पर रुथ इस तरीके से प्रिटेंड करने लगता है कि मानो वो नींद में है और डांस कर रहा है और गाना गा रहा है, जिसे देख करके मी काफ़ी शॉक में हो जाती है। इससे पहले तो इट ने सब कुछ नहीं किया। इट क्या बात है, क्या हुआ। थोड़ी देर बाद रुथ सब कुछ नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है एंड उसके बाद मी से कहता है, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ओह तुम डिस्टर्ब हो गई ना, नहीं जल्दी से सो जाओ, दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मी के सोने के बाद रुथ कहता है, थैंक गॉड मैं पकड़ा नहीं गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मी अपने फ्लावर्स को देख रही थी, तब वहाँ पर अंग आता है। मैं कई दिनों से तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लो, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी घटिया हरकत नहीं करूँगा, प्लीज़ अगर मैं सुधर रहा हूँ तो मुझे एक बार सुधरने का मौका तो दो। मी इस कंडीशन पे अंग को माफ़ कर देती है कि तुम जा करके इट से सॉरी बोलोगे और उससे प्रॉमिस भी करोगे कि कभी तुम उसे हर्ट नहीं करोगे और तुम दोनों फ्रेंडशिप भी करोगे। अंग कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर सॉरी क्या बड़ी बात है। इधर मी को अब रुथ के मैटर में कुछ अजीब लगने लगा था। वो रुथ के पास जाती है और उसे फिंगर शो करके बताने के लिए कहती है। रुथ सही आंसर रिप्लाई कर देता है। तब मी कहती है, विदाउट ग्लासेस तुमने कैसे आंसर रिप्लाई कर दिया, जबकि विदाउट ग्लासेस तुम्हें दिखता भी नहीं है, आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या कुछ गलत है क्या। तब यहाँ पर रुथ अपने आप को बचाने के लिए मी से कहता है, क्या हर बात मुझे तुम्हें बतानी ज़रूरी है, क्या मैं लेंसेज को नहीं यूज़ कर सकता हूँ। देखो मेरी आंखों में मैंने लेंसेज को यूज़ किया है क्योंकि मुझे ग्लासेस अब अच्छे नहीं लग रहे थे, इसी वजह से। मी रुथ को अंग के बारे में सब कुछ बता देती है, साथ ये भी कि वो उससे सॉरी बोलने के लिए आया है। रुथ यहाँ पर जानना चाह रहा था, इसी वजह से वो अंग के सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही मी के कहने पर फ्रेंडशिप भी कर लेता है। आखिर सच्चाई जानने के लिए उसे अंग के क्लोज जाना पड़ेगा। मी का कॉल आता है जिसकी वजह से वो वहाँ से अंग के साथ चली जाती है क्योंकि दोनों को एक ही प्लेस पे जाना था। काफ़ी टाइम हो चुका था, मी वापस नहीं आई थी। रुथ उसे कॉल करता है, बाद में उसे मालूम पड़ता है कि मी अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ करके चली गई है। उसके बाद वो अंग को कॉल करता है। इट का कॉल आ रहा है ये देख करके अंग उसे बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। मी उससे कहती है, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो रिसीव कर लो, बाद में मेरी हेल्प कर देना। अंग कहता है, नहीं इंपॉर्टेंट कॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, परेशान मत हो, बस ऐसे ही कोई मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मैट को उसके स्कूल पर ड्रॉप करने के लिए मी और अंग साथ में आए हुए थे। मी अंग से कहती है, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे घर जाना है। अंग अभी उसे कुछ बोलता उससे पहले एक बार फिर से रुथ इसे कॉल कर रहा था। अंग कॉल को कट कर देता है
और इधर रुत बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। बार बार मेरा कॉल कट क्यों करते रहे ये लोग। अंग अपनी मॉम को विजिट करने के लिए आता है, ये झूठ बोल करके कि उसकी मॉम की कंडीशन खराब है। मी भी आंट को देखने के लिए आती है, बट आंट तो ठीक थी। अंग की मॉम मी से कहती है काफ़ी दिनों के बाद तुम आई हो, आज तो तुम्हें कुछ खिला पिला कर ही भेजूंगी कहकर किचन में लग जाती है। अंग मी को अपने बेडरूम में लेकर आता है, जहाँ पर मी देखती है कि सब कुछ पहले से चेंज हो चुका है। अंग अपने शार्प वाले माइंड का यूज़ करते हुए रुत के पास कॉल करता है ताकि वो सुन सके कि उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है। यहाँ पर मी को दिखाया जाता है जो उसके बेड की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि तुम्हारा बेड पहले से बेटर है, और यहाँ पर रुत सब कुछ गलत तरीके से समझ रहा था। अंग जानबूझकर के मी को हट करता है ताकि वो चिल्लाए, और होता भी वैसा है, वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और तभी अंग कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर रुत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अंग की मॉम मी के लिए बहुत सारे डिशेस प्रिपेयर करती है जिसे देख करके मी को अच्छा लगता है। वो उनके बनाए हुए फूड की काफ़ी तारीफ़ भी करती है कि सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। अंग जानबूझ करके मी को ड्रॉप करने के लिए आया था ताकि वो इट का रिएक्शन देख सके। इट काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था, ये अंग नोटिस कर लेता है। मी रुत से कहती है आंटली तुम्हारे लिए भी बहुत सारे फूड पैक करती है, एक काम करो तुम फ्रेश होकर के आ जाओ, मैं तब तक इसे डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से तो चली जाती है और पीछे से अंग इट को जेलेसी फील करता हुआ देखता है तो उसे और ज़्यादा टीज करने लगता है। वैसे तुम तो मी के हस्बैंड हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी बाहर गई है? मुझे नहीं लगता कि कभी गई भी होगी। वैसे आज वो मेरे साथ थी, काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, तुम नोटिस तो कर रहे होगे ना? तब रुत कहता है वो तो मैं अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मी मेरी वाइफ है, उसे किस तरीके से हैंडल करना है आई नो दैट, इसी वजह से परेशान मत हुआ करो। मी रुत से कहती है आंट तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था, उन्हें अच्छा लगता। तब रुत कहता है वैसे मुझे मालूम नहीं था कि अंक की कंपनी को तुम इतना ज़्यादा इंजॉय करती हो। वैसे बाय द वे उसके रूम की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी तुम, तो वहाँ पर रुक क्यों नहीं जाती अंक के साथ? तब यहाँ पर मी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। व्हाट द हेल इट, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो, समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? रुत कहता है अच्छे से समझ रहा हूँ। मी उसे थप्पड़ चढ़ती है, तुम्हारी सोच इतनी ज़्यादा घटिया कब से हो गई है? तब यहाँ पर रुत फोर्सफुली उसे किस करता है, जब से तुम्हें अंक के साथ देख रहा हूँ बस इसी वजह से। यहाँ पर मी रुत को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि इट ने कभी भी मी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इस तरह अचानक से इट को इतना ज़्यादा चेंज होता हुआ देख करके मी भी कुछ टाइम के लिए शॉक में हो जाती है। और रुत मी पर भड़का हुआ था कि वो अंक के साथ अकेले गई थी क्योंकि उसे अंक पसंद है, इसी वजह से तो वो ये सब कर रही है। मी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ना समझने पर वो रोने लगती है कि ये इट इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। अंग स्माइल कर रहा था कि उसने इट और मी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, तो वहीं पर कीन आती है और इस तरह अंग को स्माइल करते हुए देख करके रीज़न पूछती है। अंग कहते तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। किन यहाँ पर फाइनली अंग को बता देती है कि उससे प्यार करती है। अंग उसका मुंह टाइटली पकड़ लेता है। क्या कहा तुमने, मुझे लाइक करती हो? दोबारा ऐसा बोलने की कोशिश भी मत करना। और बाय द वे किसने परमिशन दी है तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने के लिए? छोड़ो मेरा हाथ। किन कहती है मेरी बात तो सुनो। अंग कहता है मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, दोबारा मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। नाइट में मी जब सोने के लिए बेड पर आती है तब वो सामने रुत को देख लेती है। अब वो उसे इट समझ रही थी, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था पास्ट का फ्लैशबैक याद करके। इसी वजह से वो अपना पिलो लेती है और दूसरे रूम में सोने के लिए जा रही होती है। रुत सामने आ जाता है, कहाँ जा रही हो? मी कहती है कहीं पर भी जाऊँ, तुमसे मतलब। रुत उसे पकड़ लेता है, तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर माई वाइफ एंड तुम्हें यहीं पर ही सोना है। मी गुस्से में कहती है मुझे यहाँ पर नहीं सोना है, तुम जैसे लोगों के साथ तो मैं बैठना भी ना पसंद करूँ, और तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे बैक साइड पे सोऊं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रुत कहता है तुम्हें यहाँ से जाने का मौका मिलेगा तब तो तुम यहाँ से जाओगी ना, चुपचाप शांति से यहाँ पर सो रही हो कि नहीं? मी कहती है नहीं। रुत टाइटली मी को पकड़ करके उसके पास ही सो जाता है। यहाँ से जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो भूल जाओ कि तुम यहाँ से दूसरे रूम में जा सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग अंग मी के फ्लावर शो पर आया था। वो जानना चाह रहा था कि उसके जाने के बाद उन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा फाइटिंग हुई, लेकिन मी उसे बताए तब तो मी अंग से कहती है आज के लिए मैं बस इतना ही करूँगी, मुझे मॉम से मिलने के लिए जाना है। अंग भी उसके साथ में आ जाता है। मी घर आती है। रुत उसे सरप्राइज देता है बिकॉज वो उससे पहले ही आ चुका था। मॉम यहाँ पर बताती है मी को कि इट काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका है और उसने मॉम के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। रुत मी की मॉम से कहता है आंट आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर एक बार मुझे कॉल कर दीजिएगा, मुझे वैसे आपके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। मी शॉक में थी क्योंकि इससे पहले इट ने कभी भी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि इट को कुछ फ्लावर्स से एलर्जी थी और यहाँ पर रुत ने सारे काम कर दिए थे। मैं रुत से कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तब रुत कहता है नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, देखो परफेक्ट सब कुछ ठीक है, आई एम ओके।
एंड बाय द वे आंट ने मुझे बताया कि तुम्हें फ्लावर्स को डिलीवर करने के लिए जाना है, तो आंट गुड बाय, क्योंकि मैं मी के साथ फ्लावर डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ कहकर आंट के सामने ही मी को वहाँ से लेकर के चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में बूट को दिखाया जाता है। काफ़ी टाइम से वो रुथ से नहीं मिली थी, इसी वजह से वो रुथ को विजिट करने के लिए आती है और उसके लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। अब रुथ जबकि वहाँ पर है ही नहीं तो बूट किससे मिलेगी, तो इसी वजह से रिन और वॉट झूठ बोल देते हैं। बूट, क्या रुथ तुम्हें मिला नहीं, क्योंकि रुथ तुमसे ही मिलने के लिए गया है। बूट कहती है नहीं, वैसे मैं जाकर चेक करती हूँ। मैट अपने सिस्टर मी की हेल्प कर रहा था, बट हेल्प करने के बीच में वो आज इट की कुछ ज़्यादा ही तारीफ ही कर रहा था मी के सामने, जबकि उसने पहले ऐसे कभी नहीं किया था। मी कहती है कुछ आज स्पेशल हुआ है क्या, ये तुम्हारी तबीयत खराब है। तब मैट कहता है नहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं है, बस मुझे ये कुछ अमाउंट मिला है इट की तरफ से। न्यू से पीटती उससे पहले मैट वहाँ से जा चुका था। यहाँ पर रुथ को देख करके वो टोटली शॉक्ड हो जाती है कि रुथ आज हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा रहा है, वो भी इजीली, जबकि इट पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करता था। इट की कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसे डॉक्टर ने हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए मना किया था, लेकिन रुथ तो ठीक था ना। मी कंफ्यूज थी। वापस घर जाते टाइम रुथ मी से कहता है काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बड़ी शांत से बैठी हो, क्या बात है। मी कहती है पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें लेकर के फिक्र हो रही है, क्या तुम मुझे टेम्पल ले जा सकते हो। रुथ रीज़न पूछता है। मी कहती है रीज़न मत पूछो, बस मुझे टेम्पल लेकर के चलो। मी के कहने की वजह से रुथ उसे टेम्पल लेकर आता है और दोनों यहाँ पर प्रे करते हैं। जब यहाँ पर रुथ को मालूम पड़ता है कि मी ईट की वजह से यहाँ पर आई हुई है प्रे करने के लिए, क्योंकि ईट के अंदर उसे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तब रुथ सिचुएशन को हैंडल करता है और मी के डाउट्स को बस डाउट्स में ही कन्वर्ट कर देता है। आगे दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और आज वो रुथ को स्पून से खाते हुए देख रही थी। आज तुम स्पून से खा रहे हो, क्यों अपने हैंड से नहीं खाओगे। मी का मुंह बंद करने के लिए रुथ इससे कहता है मैं कुछ भी करूं तुम्हें हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, अगर मैं स्पून से नहीं खाता हूं तो भी प्रॉब्लम, स्पून से खा रहा हूं तो भी प्रॉब्लम, बता दो मैं क्या करूं। मी कहती है कुछ भी नहीं, बस पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। रुथ स्माइल करते हुए मी से कहता है एक काम करो तुम सोचना बंद कर दो, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी हो। जब वहाँ से रुथ जाने वाला था वो बूट को देख लेता है। अब बूट उसे देख करके पहचान न जाए, इसी वजह से रुथ अपने फेस को कवर करके चोरी छुपे वहाँ से निकल रहा था। बूट उसे पीछे से देख लेती है। रुथ तुम यहाँ पर, वो उसे फॉलो करने लगती है। रुथ न्यूज़पेपर से अपने आप को कवर करते हुए जैसे तैसे करके बूट से तो बचा लेता है, लेकिन बाय मिस्टेक मी से बूट की टक्कर हो जाती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ती है और दोनों कभी एक दूसरे को थप्पड़ मारती है तो कभी एक दूसरे के बालों को अच्छी तरीके से नोच लेती हैं और फाइनली इस लड़ाई में विनर होती है मी वहाँ से भाग जाती है। मी बाहर आकर के इट को ढूंढने लगती है, इट कहाँ गया है, और रुथ ने अपने फेस को कवर करके रखा था न्यूज़पेपर से। मी रुथ से कहती है इस तरह न्यूज़पेपर से तुमने अपने फेस को कवर करके क्यों रखा है। रुथ झूठ बोल देता है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बस इसकी वजह से। वैसे बाय द वे तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो। मी उसे सब कुछ बताती है, साथ ये भी कि बूट वापस आ रही है। तब वो उसे फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन रुथ उसे कार में बिठा लेता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है ताकि उसका भांडा ना फूटे। अब यहाँ पर मी उससे पूछती है अच्छा मुझे पहले ये बताओ तुमने न्यूज़पेपर से अपने फेस को कवर करके क्यों रखा था। तब रुथ कहता है बताया तो था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बस इसी वजह से। मी कहती है मुझसे झूठ मत बोलो। रुथ उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बूट के बारे में पूछने लगता है वैसे बाय द वे किस लड़की से तुम्हारी फाइट हो रही थी। तब मी कहती है अच्छा वो साइको क्रेजी लड़की, अगर दोबारा मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग मी एक्सरसाइज के लिए जाने वाली थी। रुथ उससे पूछता है एक्सरसाइज के लिए जा रही हो, मैं भी चलूँगा। मी कहती है इट क्या कह रहे हो तुम और एक्सरसाइज के लिए। रुथ कहता है क्यों, डर लग रहा है कि मैं तुमसे कहीं अच्छी एक्सरसाइज ना कर लूँ। मी कहती है बकवास भरी बातें बंद करो और उसके पैर को अच्छे से प्रेस करके चली जाती है। अब पीछे से रुथ भी रेडी शेडी होकर के आ जाता है। मी कहती है क्या इस कंडीशन में तुम चलोगे मेरे साथ एक्सरसाइज के लिए। रुथ कहता है क्या बुराई है इन कपड़ों में। मी कहती है इन कपड़ों में बुराई नहीं है, तुमने स्लीपर्स वेयर किए हैं, जाओ पहले शूज़ वेयर करो क्योंकि एक्सरसाइज में शूज़ वेयर करते हैं। रुथ मी से कहता है तुम यहाँ पर रुके रहो जब तक कि मैं शूज़ वेयर करके आता हूँ। मी वहाँ से चली जाती है। मैट फटाफट ब्रेकफास्ट कर रहा था स्कूल जाने के लिए। मॉम के हाथों में नोट्स थी, वो स्माइल कर रही थी। मैट तुम्हारे बैग में फर्स्ट टाइम मैंने किसी गर्ल के नोट्स को देखा है, समथिंग वेंट हैपन। तब मैट कहता है नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देते हुए दिखाया जाता है। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद मैट रिन के पास जाता है और उसकी नोट उसे वापस करते हुए उसे थैंक्स बोलता है। मी अपनी फ्लावर्स की केयरिंग में लगी हुई थी। अब उसके पास आता है और उसे लंच पे ले जाने के लिए कहता है। मी मान जाती है। रुथ को मालूम पड़ता है कि मी अंग के साथ लंच पे जाने वाली है, तब वो मी को अपनी साइड खींच लेता है। अगर तुम्हें लंच पे जाना है तो मैं हूँ ना तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें मैं लेकर जाऊँगा। इस तरह अनजान लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं।
और ये सब देख करके पीछे से किन स्माइल कर रही थी कि चलो थैंक गॉड, अंक को हासिल करने के लिए मुझे कुछ प्लान नहीं करना पड़ेगा, अंक खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा अगर इट इस तरीके से करता रहा तो। मैं रुत से कहती है, इट तुम्हारा बिहेवियर पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, आखिर बात क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रुत कहता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ किसी और को इम्पोर्टेंस दे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट डे मी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। अंक उसे स्विमिंग करते हुए देख लेता है, फिर क्या वो मी के पास खुद ही खींचा चला जाता है और मी से बातें करने लगता है। उन दोनों को बातें करते हुए रुत देख लेता है। इस लड़की को कितना समझाना पड़ेगा और कितना हैंडल करना पड़ेगा। गुस्से में वो मी के पास जाता है। ऐसे बाय द वे हनी, आज मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है ना, क्या मैं भी तुम्हारे साथ स्विमिंग कर लूँ कहकर अपने सारे क्लोथ्स निकाल देता है और पूल में जंप कर देता है। एंड देन उसके बाद मी के पास जाता है और उसे परेशान करने लगता है। मी उसे दूर हटने के लिए कहती है, जिस पर रुत अंक से कहता है, देखा मेरी वाइफ तुम्हारे होने की वजह से कितना ज़्यादा शाय फील कर रही है जो मुझे दूर कर रही है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? एंड वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? अंक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर रुत मी को पुश कर देता है। साथ ही रुत मी को वार्न करता है कि वो दोबारा अंक के साथ उसे ना देखे, जिस पर मी कहती है वो जिस तरीके से अंक और उसको लेकर के सोच रहा है ऐसा उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। रुत के गुस्सा करने पर मी उसे डेवल बोल देती है। तब रुत कहता है, ओह डेवल, तो ठीक है अब डेवल वाला काम करके दिखाता हूँ। मी को उठा करके पूल में फेंक देता है। तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा कूलनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा कूल हो जाओ। इधर अंक को दिखाया जाता है जो मी की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तब उसके पास एक रेड ड्रेस वाली गर्ल आती है जो कि अंक के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है और दूर से किन उसे देख करके बहुत गुस्सा कर रही थी। आगे जब वो लड़की फ्रेश होने के लिए जाती है तब किन उसकी बैंड बजाती है, उसे बहुत ज़्यादा मारती है कि वो दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह फ्लर्ट नहीं कर सकती है। आगे वो अंक के पास आती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है। अंक नशे में था, इसी वजह से वो किन में मी को देखने लगता है एंड देन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो किन के साथ वो सब कर देता है जो किन चाहती थी, लेकिन अंक शायद नहीं चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग अंक खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मी के साथ है, बट बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो मी नहीं किन के साथ है। किन अंक से कहती है कि वो उसके डैड से आ करके उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के बात करे, साथ ही उसका हाथ भी मांगे, लेकिन अंक ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंक किन से कहता है, तुम्हें पहले से मालूम था कि मुझे मी से प्यार है, तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। आगे रुत और मी दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रुत जहाँ मी से बात करना चाह रहा था तो वहीं मी उससे नाराज़ थी पूल वाले एक्सीडेंट को लेकर के। जब तक वो मुझसे सॉरी नहीं बोलेगा मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह पूल में फेंकने के लिए, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वॉट रुत के पास कॉल करता है और उसे अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाता है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तुम फटाफट आ जाओ मिलने के लिए, मैं तुमसे मिलने के लिए लोकेशन सेंड कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर रुत बाईसाइकिल लेकर के निकल पड़ता है और अंक सब कुछ देख चुका था, तो इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और रुत को जान से मार देने के लिए ऑर्डर दे देता है कि कुछ भी हो जाए आज वो इट बचना नहीं चाहिए। और अंक के कहने पर उसका फ्रेंड यहाँ रुत को इट समझ करके उस पर अटैक बोल देता है और उसे हर तरीके से हर्ट करने की कोशिश करता है। रुत भी अंक के फ्रेंड से काफ़ी टाइम तक फ़ाइट करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक फ़ाइट नहीं कर पाता है क्योंकि अंक का फ्रेंड रुत को नाइफ से मार देता है। चाकू लगने की वजह से अब उसे पेन होने लगता है, लेकिन फिर भी वो लड़ता। उससे पहले वहाँ पर वॉट आ जाता है। वॉट पुलिस बुलाने की धमकी देता है, जिसकी वजह से अंक का फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। वॉट रुत को हॉस्पिटल लेकर आता है। इंजेक्शन रुत को लग रही थी और पेन वॉट को हो रहा था। बेचारा चिल्लाए जा रहा होता है कि मेरा दोस्त तो कितना ज़्यादा पेन सह रहा होगा इतने सारे इंजेक्शन लगवा करके। रुत उससे शांत होने के लिए कहता है, बस भी करो, इंजेक्शन मुझे लग रहा है और दर्द तुम्हें हो रहा है। तब वहाँ पर वॉट कहता है, हाँ फ्रेंडशिप भी हमारी कुछ इस तरीके से है। वैसे वो लोग थे कौन? रुत कहता है, मैंने उनका फेस नहीं देखा। अंक को जब मालूम पड़ता है कि रुत बच चुका है तब वो अपने फ्रेंड पर ही पूरी भड़ास निकाल रहा था। उसका फ्रेंड कहता है, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेके जाती, अपनी जान बचाना था इसी वजह से वहाँ से भागा हूँ। नेक्स्ट टाइम उसे मारने की कोशिश पूरी तरीके से करूँगा। रुत घर तो वापस आ जाता है, लेकिन उसके शर्ट पर लगे हुए खून को देख करके मी काफ़ी डर जाती है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि क्या हुआ था और रुत अपना ट्रीटमेंट करवा कर भी आया है। तब यहाँ पर मी एक अच्छी वाइफ की तरह रुत की यहाँ पर केयरिंग करती है और उसे समझाती है कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी बाईसाइकिल लेकर के ना जाए। रुत मी के साथ काफ़ी टाइम से रह रहा है, इसी वजह से धीरे धीरे उसे मी की अच्छाइयाँ भी दिखाई देने लगती है, लेकिन अभी भी उसे यही लग रहा था कि उसके भाई की कंडीशन जो भी है वो मी की वजह से है। आगे मी वॉशरूम जाती है, जहाँ पर वो लेंसेस को देखती है। अगर इट ने अपने लेंसेस को वेयर नहीं किया हुआ है
तो बाहर वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ रहा है? रुत अभी भी न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था। मी उसके पास आती है। क्या तुम सब कुछ पढ़ ले रहे हो? रुत कहता है हाँ। तब मी उसे लेंसेज शो करती है। बट तुम्हारे लेंसेज तो मेरे पास है, तो विदाउट लेंसेज तुम कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? रुत डर जाता है, लेकिन सिचुएशन को वो शांत रह करके हैंडल करने की कोशिश करता है और मी से कहता है क्या मेरे पास अदर लेंसेज नहीं हो सकते हैं? मैंने दूसरे लेंस को लगाया है, मेरे पास 2 लेंसेज है। मी कहती है मुझे तो इसके बारे में कभी तुमने बताया नहीं। रुत कहता है हर बात तुम्हें बतानी ज़रूरी नहीं समझता हूँ, अगर तुम देखना चाहती हो तो देख लो। मी उसे देखने लगती है। रुत टाइटली पकड़ लेता है। मी घबरा जाती है। रुत कहता है देखना है, देखो मेरी आंखों में, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मैंने दूसरे लेंसेज को लगाया है। मी वहाँ से चली जाती है। रिन अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक करती है एंड देन उसके पास वो मॉम से कहती है काफ़ी टाइम हो गया मैंने रुत से बात नहीं की, आज वो रुत से बात करना चाह रही थी। वो फ़ोटो शो करती है और साथ ही रुत को बताती है कि इट की कंडीशन अब पहले से बेटर है। किन के पास अंक का कॉल आता है और आगे वो अंक के रूम में जाती है। अंक किन से कहता है तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? किन कहती है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें पाने के लिए सच बताओ कुछ भी कर सकती हूँ। अंक किन को यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करने वाला था, लेकिन इसके बारे में किन अनजान थी। बूट एक बंदे को अपनी हेल्प के लिए हायर करती है और उसे बहुत सारा अमाउंट देती है। साथ ही उसे समझाती है कि उसे वॉर्ड को अपनी बातों में उलझाना है और वो पर्सन वैसे ही करता है। वो वॉर्ड के पास जाता है और उसे अपनी बातों में उलझा कर काफ़ी टाइम तक कर रखता है। और इधर सही मौका पा करके बूट रूम में जाने की कोशिश करी थी कि वो लोग क्या छुपा रहे, लेकिन सही टाइम पर वॉर्ड आ जाता है और यहाँ पर बूट एक बार फिर से इट को नहीं देख पाती है। बट फिर भी बूट ने ठान लिया था कि वो रूम में जाकर रहेगी। आखिर सब लोग उसे बार बार रिटर्न क्यों कर देते हैं? इस चक्कर में वॉर्ड और बूट का एक्सीडेंटली केस हो जाता है। बूट उसे पुश करती है और दूर फेंकती है और उसे मारती भी है। रुत अपने डैड का बिजनेस देखने के लिए आता है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि वर्कर्स को गलत प्रोडक्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आगे चल करके उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में हो सकता है। और ये सारा इल्ज़ाम अंक अपने फ्रेंड पर लगा देता है कि उसकी मिस्टेक है। अंक डर रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसी वजह से वो सारे गलत प्रोडक्ट को वहाँ से हटा देता है। मी और रुत दोनों परेशान थे बिजनेस को लेकर के, तो वहीं पर अचानक से एक स्नैक आ करके मी को काट लेता है, जिसकी वजह से मी की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। रुत फटाफट मी की केयरिंग करता है और उसे डॉक्टर को शो करता है। सही टाइम पर इलाज होने की वजह से मी की जान बच जाती है। रुत यहाँ पर मी की अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। मी उसे थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। रुत ने सर्वेंट को ऑर्डर दिया था मी के लिए बहुत सारे फूड तैयार करने के लिए, क्योंकि वो अब मी की केयरिंग करने लगा था। मी उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि इन सब के पीछे अंक का फ्रेंड हो सकता है? रुत कहता है हो भी सकता है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता लगाना पड़ेगा। बहुत जल्द पता लगा कर मैं डैड को इन सब के बारे में बताऊँगा कि बिज़नेस में क्या झोलछाल चल रहा है। आगे जब अंक को मालूम पड़ता है कि मी को स्नैक ने बाइट कर लिया था, तो वो मी को विजिट करने के लिए आता है। साथ ही उससे गुस्सा भी था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कंडीशन इतनी ख़राब है? पीछे से रुत कहता है बिकॉज मी का हस्बैंड उसके पास है, इसकी वजह से। रुत अंक को वहाँ से भगाना चाह रहा था, इसी वजह से वो अंक के सामने जानबूझ करके मी को किस करता है और अंक को वहाँ से जाने के लिए कहता है मुझे मेरी वाइफ की केयरिंग करनी है। और ये कहते हुए वो उसे बेडरूम में ला करके सीधा बेड पर पटक देता है। तब मी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? ये बार बार मुझे पटकने का काम तुम्हें कहाँ से सुझाई देता है? तब रुत कहता है ये बार बार अंक तुमसे मिलने के लिए क्यों आता है? क्या मेरी केयरिंग इनफ नहीं है? तुम्हें उसकी केयरिंग भी चाहिए? मी कहती है मैंने उसे नहीं बुलाया है, वो खुद यहाँ पर आया था, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मी रुत को हटने के लिए कहती है। रुत नहीं मानता है। मी उसे हिट करने वाली थी। रुत पकड़ लेता है, इतना आसान नहीं है मुझे हर्ट करना। लेकिन तभी मी उसकी आंखों में अपने फिंगर्स डाल देती है। इतना तो है मुझे कराटे अच्छे से आते हैं, अगर तुम्हारे साथ मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। किन अंक को समझाती है कि मी की लाइफ में उसका हस्बैंड ऑलरेडी है, तो उसे मी के पास नहीं जाना चाहिए। अब जबकि वो उससे प्यार करता है तो उन दोनों को अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। बट अंक तो ये सब दिखावा कर रहा था, एक्चुअल में वो अभी भी मी से ही प्यार करता था। इसी वजह से उसे किन को हर्ट करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। नाइट में रुत सो चुका था, लेकिन मी को नींद नहीं आ रही थी। वो उठती है और उसके बाद जाने लगती है। सडनली रुत चिल्लाने लगता है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि रुत ड्रीम देख रहा है। उसके क्लोज आती है और चेक करती है, रुत सो रहा है और गुस्सा करने लगती है। दिल तो कर रहा है तुम्हें पीट दूँ, लेकिन नहीं कर सकती हूँ कहकर बाहर चली जाती है। तब वहाँ पर थिप्पी थी। मी थिप्पी को अपने बारे में बताती है कि पता नहीं क्या हो गया है, आजकल इट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तब यहाँ पर थिप्पी उससे कहती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लगा है और शायद तुम भी, लेकिन मी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। रुत अपने डैड को उनके बिजनेस में झोल झाल किस तरीके से हो रहा है ये सब बताता है और कहीं ना कहीं उसका डाउट अंक पे था, लेकिन वो डैड को अंक के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है।
क्योंकि उसे अंक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। डैड सारे एम्प्लॉय को बुलाते हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि जो काम अंक किया करता था वो सारे काम को अब मी हैंडल करेगी। किन के डैड को जब मी के बारे में मालूम पड़ता है तब वो किन पर गुस्सा करते हैं, तुम्हें वहाँ पर भेजे हुए मुझे कितना टाइम हो गया लेकिन तुम वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, और उस मी को देखो जो 2 दिन पहले आई और वहाँ की बॉस बनती फिर रही है, तुम कब ये सब करोगी। नेक्स्ट दिन में मी और थिप्पी एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आज तो वो इट से पियानो बजवा कर ही रहेंगे और रुथ को पियानो पर बिठा देते हैं। तो बस चलो अब स्टार्ट हो जाओ, मुझे पियानो की धुन बड़ी पसंद है, तुम ज़रा प्ले करो। रुथ एक बार फिर से बुरी तरीके से फंसता है और यहाँ पर अपनी कंडीशन ख़राब होने का वो दोबारा से नाटक करता है। तब थिप्पी और मी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। रुथ कहता है नहीं इतनी भी कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, बस ज़रा सा हेडेक है। आगे तीनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। रुथ ने उस फूड को ऑर्डर किया था जिसे खाने के बाद इट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाया करती थी, जिसे देख करके मी और थिप्पी कुछ टाइम के लिए शॉक में थे कि भला इट ऐसे फूड को कैसे ऑर्डर कर सकता है जिस फूड से उसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। खाने के बाद भी रुथ नॉर्मल था। घर वापस आने के बाद अचानक से रुथ की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगती है। मी उसकी केयरिंग करती है, साथ ही उससे सॉरी भी कहती है। इट को तो याद नहीं है लेकिन मुझे तो याद है कि उस फूड से इट को एलर्जी थी, मुझे वो नहीं खाने देना चाहिए था। और यहाँ पर दिखाया जाता है सही टाइम पर डैड सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि रुथ ने आकर के डैड को बताया था कि वहाँ पर क्या हुआ था और डैड ने उसे ये सजेस्ट किया था कि उसे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मी भी अब उस पर डाउट नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर रुथ भी डैड को थैंक्स बोल रहा था। वॉट अपने प्यार के लिए गार्डन से एक रोज़ तोड़ता है और इस चक्कर में गार्डनर से उसकी फाइट भी हो जाती है। मॉल में एक बंदा एक लेडी का पर्स चुरा करके भाग रहा था सबके सामने, तब वहाँ पर एक हैंडसम बंदा आता है और उस चोर की अच्छी वाली बैंड बजाता है और उससे पर्स भी छीन करके उस लड़की को वापस कर देता है। लड़की उसे थैंक्स बोलती है। सारे लोग क्लैप कर रहे थे। वहीं पर बूट भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी और बाद में मालूम पड़ता है कि उस मॉल में तो शूटिंग चल रही थी, ये एक एक्टर है। तब बूट उसके पास जाती है, उसकी बड़ी तारीफ़ें करती है कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना सीन कंप्लीट किया। तब वहाँ पर वार्ड आता है जो बूट को रोज़ देता है। बूट कहती है थैंक यू, बहुत सही टाइम पर तुम लेकर आए हो। और ये कहते हुए वो उस फ्लावर को उस एक्ट्रेस को दे देती है जिसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी थोड़ी देर पहले। वो एक्टर तो उस रोज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वॉर्ड को ये सब देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से वो उस एक्ट्रेस से अपने लाए हुए रोज़ को छीन लेता है। बूट ये सिर्फ तुम्हारे लिए था, ना कि एरे गरे के लिए। और आगे वॉर्ड काफ़ी अपसेट था, इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को सजेस्ट करता है कि आज वो उसके लिए कोई सैड सॉन्ग प्ले करे, और ऐसा ही होता है। रुथ को पूल के पास देख करके मी को अपना रिवेंज याद आता है कि किस तरीके से उसने उसे पानी में फेंका था। तो यहाँ पर वो भी पीछे से उसे पुश करने के लिए आती है, लेकिन सही टाइम पर रुथ देख लेता है। तब मी कहती है मैं तो बस एक्सरसाइज कर रही थी, और दोबारा से उसे गिराने वाली थी, लेकिन वो खुद ही गिरने वाली थी। रुथ पकड़ लेता है। मी कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं, मुझे दोबारा नहीं गिरना है, लेकिन रुथ उसे पानी में छोड़ देता है। रुथ मी के पास जाता है उसे टीस करने के लिए। मी हेल्प के लिए हाथ बढ़ाती है और उसके बाद रुथ को पानी में घसीट लेती है। टिट फॉर टैट, तुमने जैसा मेरे साथ किया मैंने भी तुम्हारे साथ किया। और इन दोनों को इस तरीके से करते हुए देख करके थिप्पी काफ़ी स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट दिन में डैड को मालूम पड़ता है कि इट की सिचुएशन पहले से बेटर है, एनी टाइम वो कभी भी होश में आ सकता है, लेकिन इस बीच उसका ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वॉर्ड को ऐसा लग रहा था कि अगर वो रुथ की तरह दिखने लगेगा तो बूट उसे लाइक करने लगेगी। वो बूट के पास जाता है और सच में वॉर्ड ने जैसे सोचा था वैसे हुआ था। बूट तो उसे देखते ही फुल लट्टू, एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। वॉर्ड उसे किस करने वाला था लेकिन सडनली गिर जाता है और बैठ से भी बाद में यहाँ पर वॉर्ड को रियलाइज़ होता है कि वो तो एक प्रीटी सा ड्रीम देख रहा था। वो प्रे करने लगता है काश मेरा ये ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अंक जहाँ अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहा था तो वहीं पर रुथ सबूत ले आता है और साबित कर देता है कि उसके फ्रेंड ने इस कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अंक के ना मानने पर रुथ उसे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें उसके फ्रेंड ने धोखा किया था। अब यहाँ पर मालूम पड़ जाता है। तब यहाँ पर रुथ बताता है कि उसे अरेस्ट करने के लिए वो पुलिस को भी साथ में लेकर आया है, जिससे डर करके अंक का फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। आगे अंक का फ्रेंड अंक के पास आता है, तुम मुझे बचाने के लिए क्या कर सकते हो? अगर मैं नहीं भागता तो देखो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ लग चुकी थी, मैं अरेस्ट हो जाता। कुछ करो, मुझे अरेस्ट नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हारी हेल्प हर वक्त की, तो अब बारी तुम्हारी है। रुथ के साथ साथ मी ने भी इतना नोटिस कर लिया था कि जब भी वो रुथ की तरफ जाती है तो रुथ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है, और आज वो इसी का फ़ायदा उठाती है। मैं रुथ के पास जाती है और उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। मैं पियानो बजा रही थी, रुथ उसकी तारीफ़ करता है। रुथ यहाँ पर मी को बताता है कि वो बिज़नेस के रिलेटेड कहीं जाने वाला है। तब मी उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहती है। रुथ मान जाता है और आगे दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन उन दोनों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर उन दोनों की जान को खतरा है।
यहाँ पर अंक के कहने पर उसका फ्रेंड एक बार फिर से रुत को शूट करने वाला था, लेकिन सामने मी आ जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं शूट कर पाता है क्योंकि अंक ने साफ मना किया है कि मी को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों तो निकल पड़ते हैं, लेकिन आगे चल करके उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके कार के ब्रेक फेल्स हैं एंड आगे चल करके उन दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मी और रुत की जान तो बच जाती है, लेकिन उनकी कार बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है और वो अनजान प्लेस पर किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते थे क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो कुछ टाइम के लिए वो लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। नाइट में रुत मी के लिए खाना बनाता है और उसे बताता है कि वो टेंट में जा कर के सो जाए, जबकि रुत को बाहर ही सोना पड़ रहा था। मी टेंट में आराम से सोने के बजाय डर रही थी। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। डर की वजह से उसकी सिटी पिटी गुल थी और वो रुत के पास आती है। रुत, क्या तुम जग रहे हो क्या? रुत जो कि घोड़े भेज के सो चुका था, तो इसी वजह से मी और ज़्यादा डरने लगती है और वो रुत के ही पास सो जाती है। सोने के चक्कर में वो रुत को भी नीचे धक्का दे देती है। अंक का फ्रेंड अंक को आकर बताता है कि वो रुत को नहीं मार सका क्योंकि उसके बचाने के लिए उसकी वाइफ जो सामने आ गई थी। तब अंक उसे गुस्से में कहता है, मी सिर्फ मेरी है, उससे उसकी वाइफ मत कहो, एक दिन मी को मैं अपना बना लूँगा। हंगामे के साथ मॉर्निंग की शुरुआत होती है। मी उठती है चिल्ला करके जब रुत को अपने सामने और इतने क्लोज देखती है। तब यहाँ पर वो रुत पर इल्ज़ाम लगाने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मना किया था ना मेरे क्लोज भी मत आना। तब यहाँ पर रुत कहता है, मैं? अरे चिल्लाना तो मुझे चाहिए, इज्जत मेरी गई है, टेंट तुम्हारा वहाँ है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने मेरे साथ गलत किया, बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने रात में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? और इस चक्कर में मी और रुत के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मी पास में रखी हुई स्टिक उठा लेती है और रुत को दौड़ाने लगती है। आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लेकिन सडनली वहाँ पर कुछ विलेजर्स को देख करके वो लोग रुक जाते हैं। उन विलेजर से बात करने के बाद उन दोनों को मालूम पड़ता है कि थोड़ी ही दूर पर एक कबीला है, वहाँ से उनको हेल्प मिल सकती है। दोनों जा रहे थे लेकिन खुद ही जाल में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर कबीले वाले लोग आ जाते हैं और उन दोनों को बस अपना दुश्मन मान लेते हैं और उन्हें जान से मारने वाले थे। उन्हें पकड़ करके वो लोग अपने सरदार के पास लेकर आते हैं। सरदार की वाइफ बड़ी दरिया दिल थी। उसने उन दोनों की हेल्प की ये कहते हुए कि वो दोनों उसे अच्छे दिखाई दे रहे, इवन अपने हस्बैंड को वो अच्छे से हैंडल करना जानती है। कबीले का सरदार ज़रूर है लेकिन चलती उसकी वाइफ की है। उस कबीले में काफ़ी अच्छी तरीके से रुत और मी की खातिरदारी की जाती है। साथ ही यहाँ पर उन्हें रहने के लिए एक घर भी ऑफ़र किया जाता है कि जब तक वो लोग यहाँ से चले नहीं जाते हैं। अब रुत तो सो जाता है लेकिन मी को मच्छर काट काट करके परेशान कर देते हैं। उसे नींद नहीं आती है। वो रुत को उठाती है, ईट कुछ करो ना। ईट थोड़ी सी आग जला करके सो जाता है। इतने पे भी मी को चैन नहीं आता है। वो और ज़्यादा आग जला देती है कि इससे मच्छर नहीं आएंगे। लेकिन मॉर्निंग में जिस झोपड़े में उन लोगों को रहने के लिए दिया गया था ऑफर, वो झोपड़ा ही जल जाता है, जिसकी वजह से कबीले का सरदार उन दोनों को वहाँ से दफा करने के लिए कहता है। लेकिन उसकी वाइफ हैंडल करती है, तुम बस अपना मुंह बंद करके खड़े रहो, बड़े हैं सरदार बनने के लिए, सिचुएशन को मैं हैंडल करती हूँ। कबीले में रुत और मी की वैल्यू बढ़ जाती है जब मी वहाँ पर एक नॉर्मल डिलीवरी करवाती है। सारे लोग उन दोनों को अब बहुत ही अच्छी तरीके से मानने और जानने लगे थे। मी को खुजली हो रही थी, इसी वजह से रुत उसे बात लेने के लिए लेकर आया हुआ था, जहाँ पर झरने में वो दोनों नहा रहे थे। मी रुत से कहती है कि वो दूसरी साइड पर जाकर नहाए, जबकि वो दूसरी साइड पर नहा रही थी। रुत मी के पास आता है उसे परेशान करने के लिए। तब यहाँ पर जब मी रुत को देखती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रुत कहता है, तुमने तो मुझे साबुन दिया ही नहीं, फिर बिना साबुन के मैं कैसे नहाऊं? एटलीस्ट वो तो दो। तब मी कहती है, हाँ ये लो, लेकिन जाओ जल्दी यहाँ से। मी को याद आता है, वो रुत से कहती है, अगर तुम यहाँ पर हो तो हमारे क्लोथ्स कहाँ हैं? और पानी में वो अपने बहते हुए क्लोथ्स को देखती है। रुत और मी दोनों जैसे तैसा करके अपने क्लोथ्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में मी कहती है, ये क्लोथ तो मैंने अभी अभी वेयर किया था, तुमने इसे भी निकाल दिया। मी रुत को साइको बोलती है और उसे दूर हटने के लिए कहती है। नाइट में मी रुत की वजह से काफी परेशान थी, इसी वजह से वो अपनी पूरी बॉडी पे लेप लगा के आती है ताकि रुत किसी भी तरीके से उसे टच ना कर सके। कबीले के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें मी और रुत को भी इन्वाइट किया जाता है। दोनों को काफी अच्छा लगता है। गलती से यहाँ पर मी वो जूस पी लेती है जिसके अंदर नशा रहता है, लेकिन मी को कुछ भी आइडिया नहीं था। जब वो फुल नशे में टल्ली हो जाती है तब तो वो घर भी सही से नहीं जा पा रही थी। तब यहाँ पर रुत कहता है, तो तुमने पी ही लिया है। जैसा तैसा करके रुत मी को झोपड़ी तक लेकर आता है। अब मी फुल नशे में थी तो वो अपने दिल की बात रुत से कह देती है। वो कहती है, इट पहले तो तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कभी तुमसे प्यार हो पाएगा, लेकिन फाइनली आज मुझे तुमसे प्यार हो ही गया है। और ये कहते हुए उसे किस कर लेती है। रुत तो कुछ टाइम के लिए शॉक में था। रियलाइज़ होने पर वो मी को अपने आप से दूर करता है। नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे ब्रदर की वाइफ है। लेकिन सडनली मी एक बार फिर से उसे किस करने वाली थी, लेकिन बेहोश हो जाती है। तब रुत उसे संभालता है। मॉर्निंग में मी उठती है और याद करने की कोशिश करती है कि कल रात हुआ क्या था, और उसे याद आता है कि उसने रुत को किस किया।
तब तो वो खुद में ही शॉक्ड हो जाती है और इधर बूट को दिखाया जाता है। वो सारे घर वालों के लिए सामान लाती है और उन्हें चकमा दे करके फाइनली उस रूम तक पहुंच जाती है जहां पर ईट को रखा गया था। वो ईट को देखती है और रुत समझ लेती है, आंट आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से सब चल रहा है? क्या आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि आपने रुत की कंडीशन के बारे में मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? और सारे घर वाले सिचुएशन का अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं और ईट को यहाँ पर रुत प्रेजेंट कर देते हैं और बताते हैं कि रुत की कंडीशन काफ़ी टाइम से ख़राब है। वो लोग बूट को परेशान नहीं करना चाह रहे थे, इसी वजह से उन्होंने नहीं बताया। मैं रुत को हर जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि कल जब उसे फीवर था, इसी वजह से रुत ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया है और वो मी के सारे क्लोथ लेकर के गया है वॉश करने के लिए। तब मी वहाँ पर जाने लगती है, देख करके टोटली शॉक्ड, जब रुत उसके क्लोथ को वॉश कर रहा था और उस वक्त वो उसके ब्रा को वॉश कर रहा था। मैं अपना ब्रा को छीनते हुए रुत से कहती है, क्या ये सब धोना ज़रूरी था? मैं अपने कपड़े धो सकती हूँ। रुत कहती, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, बस इसी वजह से। अब रुत मी के सारे क्लोथ धोता है तो यहाँ पर मी उसे बात लेने में हेल्प कर रही थी। आगे एक चोर को दिखाया जाता है जो मी के पैड को चुरा करके भाग रहा था। तब मी उसे पकड़ लेती है। मी उसे कहती है कि वो उसके पैड को छोड़े, नहीं तो वो शोर मचा देगी। वो आदमी पहले तो आराम से उसके पैड को वापस कर देता है, लेकिन सडनली उसे हर्ट करके वहाँ से उसे किडनैप करके लेके चले जाता है। और यहाँ पर रुत को एक कबीले के पर्सन से मालूम पड़ता है कि मी को कोई उठा करके लेके गया है और रुत मी को ढूंढने में लग जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है मी के साथ अभी वो बंदा कुछ गलत करता उससे पहले वहाँ पर रुत आ जाता है और उसकी पिटाई करके मी को सेफली वहाँ से लेकर के भागने लगता है, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए मी और रुत को पानी में जंप करना पड़ता है और अपनी जान को बचाना पड़ता है। वॉट जो कि बूट को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर बूट वॉट से कहती है, तुमने भी मुझे अपना नहीं समझा ना, तुमने भी रुत के बारे में मुझे नहीं बताया। बूट कहता है, मुझे माफ़ करना, अगर तुम्हें बताता तो तुम हर्ट होती, इसी वजह से तुम्हें नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मी को, जो कि अब भागते भागते थक चुकी थी। वो रुत से कहती है कि वो वापस घर जाना चाहती है। फाइनली मी यहाँ पर पूरे होशो हवास में रुत को इट समझ करके ये बोल देती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली रुत जैसा तैसा करके अपनी कार को सही कर लेता है और उसके बाद वो सारे कबीले के लोगों को बताता है कि अब वो वापस अपने घर जाने वाला है। इतने दिनों से उन दोनों का साथ पा करके कबीले वालों में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे, इसी वजह से रुत और मी को जाते हुए देखना उनके लिए काफ़ी सदमे भरा था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को गुड बाय बोलते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि कभी भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो कबीले में आ सकते हैं, उनके लिए कबीले के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। रुत और मी को गायब हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और अंग उन दोनों को ढूंढने की कोशिश में ईट तक का पहुंच जाता है, जहां पर वो ईट को देखता है। उसे लगता है कि ये रुत है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि रुत तो मी के साथ गया था। इसी वजह से वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना स्टार्ट करता है और ऑन द स्पॉट वो रुत के पास कॉल करता है। रुत उसका कॉल रिसीव करता है। एक तरफ कॉल पे रुत को सुन करके और दूसरा सामने ईट को देख करके उसे सब कुछ समझ में आता है कि यहाँ पर हम शक्ल का चक्कर चल रहा है, रियल ईट ये है। और इसके बारे में आ करके वो किन और उसके डैड को भी बता देता है कि जो उन लोगों के घर पे रह रहे वो बहरूपिया है, उसका नाम रुत है। किन के डैड अंग को शांत होने के लिए कहते हैं और सारी सिचुएशन को वो अपने प्रॉफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। वापस आने के बाद मी अपने फ्रेंड थिप्पी को बता देती है कि वो इट से प्यार करने लगी है और वो इट को समझने भी लगी है। आगे अचानक से किन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आ रहा था। डॉक्टर विजिट करते हैं और मालूम पड़ता है कि किन प्रेग्नेंट है। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इस बच्चे का यूज़ करके इट की पूरी प्रॉपर्टी ले सकती हो। बट किन ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी। रुत भी प्यार के हाथों मजबूर हो चुका था। वो भूल जाता है कि वो यहाँ पर किस वजह से आया था और गलती से वो मी से प्यार कर बैठा है। रिन और मैट की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मैट रिन को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर वो मी की फ़ोटो देखती है और वो पहचान जाती है कि ये कौन है। मैट की मॉम काफ़ी अच्छी तरीके से रिन को ट्रीट करती है। रिन के वापस जाने पर वो उसे फ्लावर भी देती है। वो फ्लावर रिन वॉट को देती है और वॉट को समझाती है कि वो जा करके बूट को अपने फीलिंग्स के बारे में बता दे कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, एक बार हिम्मत तो बनाए। बूट जब मॉल में आती है तब 1 बाय 1 करके उसे बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे थे, जिसे देख करके बूट स्माइल कर रही थी कि आखिर कौन है वो जो मुझे गिफ्ट कर रहा है। और बाद में उसे मालूम पड़ता है कि ये सब वॉट ने किया है। फाइनली वॉट यहाँ पर सारे लोगों के सामने बूट को बता देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और करता था, बहुत पहले से प्यार करता था। बूट भी वॉट के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। नाइट में अंक के कहने पर उसका फ्रेंड
ईट को जान से मार देने के लिए आया हुआ था। वो ईट को पिलो से दबा करके मारने की कोशिश कर रहा था। मॉम आ जाती है। मॉम ईट की जान बचाने की कोशिश करती है, जहाँ पर अंग का फ्रेंड उन्हें शूट कर देता है। और अगली सीन में मॉम और ईट दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ पर रिन बहुत ज़्यादा रो रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाई, और इसके बारे में रुथ को भी मालूम पड़ जाता है कि मॉम और ईट दोनों की कंडीशन ख़राब है, वो हॉस्पिटल में आ जाए। रुथ अपने डैड को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम को गोली लगी है। वो तो ठीक है, बट ईट अब इस दुनिया में नहीं रहा। दम घुटने की वजह से वो मर चुका है, और ये सदमा डैड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें अटैक आ जाता है। अंग का फ्रेंड आकर के उसे सब कुछ बताता है कि वो ईट को मार चुका है, ईट मर चुका है। तब किन के डैड कहते हैं, बहुत सही, अब इस रुथ को हम अच्छी तरीके से फंसा सकेंगे। और पीछे से किन ये सब कुछ सुन लेती है। उसे बुरा लग रहा था। रिन बहुत बुरी तरीके से रोती है, और रुथ के साथ जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी। रुथ उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मॉम को जब मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया है, तब वो सदमे में एकदम से टूट सी जाती है। उन्हें बस रोने के अलावा कुछ भी नहीं सुझाई दे रहा था। गलती से मी के हाथ और रुथ का फ़ोन लग जाता है, जिसमें वो फ़ोटोज़ देखती है। उसमें वो ईट को बीमार पाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है। वो फ़ोन को रख देती है और बस सिचुएशन को अपनी तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट डे यहाँ पर मी को मालूम पड़ता है कि डैड को अटैक आने की वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। ईट का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंग अपने प्यार के झांसे में किन को लेता है और उसे समझाता है कि ईट के डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, पूरी तरीके से बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। तुम उनकी केयरिंग करने के लिए जाओगी और चालाकी से सारे के सारे प्रॉपर्टी पेपर पे साइन लोगी। किन, जो कि दिल की बुरी नहीं है, लेकिन अंग के प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है। वो जानती है कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। आगे वो ईट के डैड का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, और अकेले में अंग उनके पास आता है और प्रॉपर्टी पेपर पे साइन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैड की बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज होने की वजह से वो साइन नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वो उन पर काफ़ी गुस्सा करता है। तब किन कहती है, तुम शांत हो जाओ, मैं कोशिश करती हूँ। अंग के जाने के बाद किन यहाँ पर अंकल से कहती है, अंकल जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ अंग के प्यार में कर रही हूँ, प्लीज़ साइन कर दीजिए ना। डैड साइन नहीं करते। तब यहाँ पर किन उनके सिग्नेचर की कॉपी करती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग रुथ को बैड न्यूज़ मिलती है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी ईट के नाम थी। अब ईट जबकि नहीं रहा इस दुनिया में, तब वो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अंग के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। रुथ जो कि खुद को ईट बना रहा था, और मी का कहना था कि ईट मरा कहाँ है, ईट जिंदा है, ये रहा ईट, तो प्रॉपर्टी अंग के नाम पे कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। तब अंग यहाँ पर मी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, और यहाँ पर रुथ की सच्चाई के बारे में बताता है कि ये हमारा ईट नहीं बल्कि रुथ है। इस प्रॉपर्टी के लालच में उसने जानबूझ करके ईट को मार दिया है। और मी, तुम तो अंकल की कंडीशन देख ही रही हो। अंकल को जब सच्चाई के बारे में पता चला, तो इस बहरूपीय रुथ ने अंकल को भी देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। रुथ यहाँ पर मी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने ईट को नहीं मारा है, और ना ही डैड के साथ उसने कुछ भी गलत किया है। मी को धक्का लगता है उसे सच्चाई जानने के बाद। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और वो रुथ से बात करना भी पसंद नहीं कर रही थी। वो रुथ को साफ कह देती है कि वो उसकी नज़रों से दूर चला जाए। आगे मी के थ्रू थिप्पी को भी सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि जिसे वो ईट समझ करके प्यार कर रही थी, वो ईट नहीं बल्कि उसका बहरूपिया रुथ था। मी खुद पर ही गुस्सा कर रही थी कि वो अपने ईट को कैसे नहीं पहचान सकी। वो ईट के पास्ट की अच्छी वाली मेमोरीज़ को याद करती है कि वो इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकती है। आगे रुथ को दिखाया जाता है जो अपनी पैकिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मी से कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, एक बार वो उसकी बात तो सुने। मी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, बस उसका कहना था कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब रुथ की इस कंडीशन को देख करके अंग उस पर बहुत ज़्यादा हंसता है, और डैड को भी वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है, जिसे देख करके रुथ को अच्छा नहीं लगता है, और अंग और उसके बीच में फ़ाइट हो जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर से मी के सामने अंग अच्छा बन जाता है। तुम देख रही हो, इसने डैड को भी हर्ट किया, और देखो मैं रोक रहा हूँ तो मुझे भी मार रहा है ये। गुस्से में मी रुथ को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, मैं तो तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, निकल जाओ मेरे घर से। रुथ कुछ भी करता मी उसका ट्रस्ट नहीं करती, इसी वजह से रुथ चला जाता है। रुथ को जाते हुए देख करके मी भी काफ़ी हर्ट हो रही थी। घर वापस आने के बाद रुथ उसके साथ जो कुछ भी होता है वो अपने परिवार वालों को बता देता है। किन के डैड को मालूम पड़ चुका है कि सब कुछ अंग के नाम पर हो चुका है, तो इसी वजह से वो बड़ी ही चालाकी से सारे लोगों के सामने ये बता देते हैं कि अंग किन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों तो एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में रुथ की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। मैं चाहूँगा कि अंग मेरी बेटी से शादी कर ले, और ऑन द स्पॉट उन दोनों को शादी करनी ही पड़ती है, जो कि अंग बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। आगे अंग को दिखाया जाता है
जो कि मी के पास जाता है और उसे बता देता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके अलावा किसी के भी बारे में नहीं सोच सकता है। मी उसे समझाती है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी अंक के साथ शादी हुई है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी एक क्यूट सी वाइफ है, उसे संभालो, ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ तो कहकर वहाँ से चली जाती है। और इधर किन के डैड की चालाकी की वजह से अंक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। इसी वजह से वो अपने फ्रेंड के थ्रू किन के डैड को मरवा देता है और बहुत जल्द इसके बारे में किम को भी मालूम पड़ जाता है। किन बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है और यहाँ पर अंक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखावा करता है कि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कर रहा है, जबकि उसी ने ही उसके डैड को ही मरवाया था। किन को उसके डैड के ड्रॉर से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें देख करके वो भी काफ़ी शॉक में हो जाती है। बूट और वॉर्ड के बीच में भी अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो दोनों एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। तभी उनकी डोरबेल बजती है। बूट वॉर्ड को जाने के लिए कहती है और वॉर्ड बूट जा करके ओपन करती है और अपने सामने रुत को जिंदा सही सलामत देख करके वो डर जाती है और चिल्ला पड़ती है, वॉर्ड मैंने घोस्ट देख लिया, प्लीज़ जल्दी से आओ। वॉर्ड के आने पे वो उसे चिपक जाती है और कहती है, देखा कितना बड़ा घोस्ट है, प्लीज़ इसे कहो यहाँ से चले जाए। तब यहाँ पर रुत कहता है, मैं घोस्ट नहीं हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम मुझे टच करके देख सकती हो। तब बूट टच करती है, तुम जिंदा हो? तो वॉर्ड, अच्छा तो इसका मतलब वॉर्ड ने मुझसे झूठ बोला। और अगले सीन में वॉर्ड की अच्छी वाली पिटाई करती है बूट, तुमने मुझसे झूठ कहा कि रुत मर चुका है, जबकि तुम यहाँ पर देखो। तब यहाँ पर वॉर्ड अपने फ्रेंड रुत को चीख दिखाता है और उससे सच्चाई बताने के लिए कहता है। रुत उसे पूरी सच्चाई बताता है और वॉर्ड बताता है कि जो मरा था वो ईट है और ये रुत है। तब यहाँ पर बूट के सामने सब कुछ क्लियर होता है। रुत मी को मिस कर रहा था, इसी वजह से वो उसे देखने के लिए आता है, जहाँ पर किन उसे देख लेती है। किन कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए, क्या हेल्प करोगे? और सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में अंग, जो कि बहुत ही मज़े से अपनी चाय को एंजॉय कर रहा था, तब वहाँ पर रुत पुलिस को लेकर के पहुँच जाता है। पुलिस के पास वारंट था अंग को अरेस्ट करने के लिए। अंग के रीज़न पूछने पर ऑफिसर बताते हैं कि उसने इलीगल तरीके से पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है और उसने कई मर्डर भी करवाए हैं और ये सब किम की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तब यहाँ पर अंग बस किन को ही देखे जा रहा था। किन कहती है, मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रुत की हेल्प से किन जा करके ऑफिसर्स को बता देती है कि किस तरीके से उसने नकली साइन करके पूरी प्रॉपर्टी अंग के नाम करवाई है और अंग ने मर्डर भी करवाया है। इसकी सीसीटीवी वीडियोस उसे अपने घर में मिल जाती है, जब अंग के कहने पर उसका फ्रेंड उसके डैड को मार रहा था। किन भी कुछ टाइम के लिए भूल जाती है कि वो अंग से प्यार करती है। वो अंग पर बहुत बुरी तरीके से भड़की हुई थी कि तुम्हारे प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी, तुमने मेरे डैड तक को नहीं छोड़ा, सच में तुमसे किस तरीके से मैं प्यार कर सकती हूँ, मैं सच में पागल हूँ, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मैं अपने डैड को खो चुकी हूँ, बट तुम्हें मैं खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तब यहाँ पर अंग को दिखाया जाता है जो अपना टारगेट बना लेता है मी को और ऑफिसर को धमकी दे करके वहाँ से मी को लेकर के भाग जाता है, जबकि मी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे। आगे अंग मी को एक ऐसी प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने कई डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था, जिसे देख करके मी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तब अंग कहता है, डरो मत, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया था, क्या तुम भूल गई हो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। स्टार्टिंग से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे प्यार में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैं न जाने कितने मर्डर कर सकता हूँ, कितने लोगों को मार सकता हूँ, कितने ईट को मार सकता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे कभी मत छोड़ के जाना। मी को उस वक्त सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। इसी वजह से वो अंग की बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगी। अंग उसके लिए खाने के लिए सामान लेने जाता है और यहाँ पीछे से मी रुत के पास कॉल करके उसे बता देती है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। अंग मी को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसके बाद उसके फ़ोन को तोड़ देता है। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुमने अभी तो कहा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अंग डर रहा था कि मी कहीं उसे छोड़ करके ना जाए, इसी वजह से वो मी को बांध करके खाना लाने के लिए वापस जाता है और पीछे से रुत आ जाता है। रुत मी को छुड़ाता है और उसे चुपचाप वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वहाँ पर एक बार फिर से अंग आ चुका था। मी के रोकने पर भी अंग नहीं रुकता है और वो रुत को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इवन वो तो उसे शूट भी करने वाला था, लेकिन वो शूट कैसे करे, क्योंकि इस फाइटिंग के बीच में अगर उसे रुत को मारना है तो उसके लिए उसे पहले मी को मारना पड़ेगा, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो भला अपने प्यार को कैसे मार सकता है? उसी प्यार को हासिल करने के लिए उसने क्या से क्या कर दिया, लेकिन एंडिंग में उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। सडनली वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो
अंक को अरेस्ट कर लेती है और वहाँ से लेकर के चली जाती है। रुत अपने डैड के पास आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, साथ ही ये भी कि शायद वो मी को दोबारा से हासिल ना कर पाए। मी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसने इट की जगह लेने की कोशिश की थी। इसी वजह से वो सॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वो मी से अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी बोलता है। साथ ही ये भी कि इट समझ के तुमने मुझसे प्यार किया लेकिन मैं रुत निकला। रुत को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था कि वो इट की जान नहीं बचा पाया। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है, जबकि मी अभी उससे कुछ कहना चाह रही थी। घर आ करके वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। लेकिन मी के बिना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इधर ईट को जिंदा सही सलामत दिखाया जाता है जब अपने डैड के पास आता है। डैड ईट को देख करके सडनली खुश हो जाते हैं और उसे हग कर लेते हैं। तुम जिंदा हो? तब ईट कहता है, डैड आपको बिना गुड बाय बोले मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, आपको लास्ट टाइम गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। डैड उसे रोक रहे होते हैं और सडनली उनकी आँख खुल जाती है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो एक ड्रीम देख रहे थे और इस ड्रीम की वजह से डैड उठकर खड़े हो जाते हैं और वो 2 कदम चलते भी हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो अब अच्छी तरीके से चल सकते हैं, बात कर सकते हैं और उन्हें इस तरीके से अच्छा होता हुआ देख करके मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। डैड ये सब कैसे हुआ? डैड बता देते हैं। साथ ही वो रुत के भी बारे में बता देते हैं कि रुत उन्हीं का ही बेटा है, इट का बड़ा भाई, और वो उन्हीं के कहने पर यहाँ पर आया था। इट के साथ जो होना था वो हो चुका है, लेकिन वो मी की लाइफ को इस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देखेंगे। वो मी को सजेस्ट करते हैं कि उसे रुत के पास जाना चाहिए। अगले सीन में मी अपने फ्रेंड तिप्पी के पास जाती है, जहाँ पर बता देती है कि उसने अपने लाइफ में अब डिसीज़न ले लिया है। वो अब अपनी लाइफ को रुत के साथ स्पेंड करेगी और इसीलिए वो रुत के पास जा रही है। थिप्पी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी और आगे मी पहुंच जाती है रुत की मॉम के पास, जहां पर मॉम देख करके उसे पहचान जाती है। यहां पर मी बताती है कि वो रुत से मिलने के लिए आई है। मॉम रुत के कमरे तक उसे ड्रॉप करती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तब वहाँ पर रुत नहीं था। उसकी बहुत सारी पिक्स थी और बहुत सारी स्केच थी जिन्हें रुत ने बनाया था। वो देख करके स्माइल करती है। उसे लगता है कि रुत आ चुका है, लेकिन वो वार्ड था। वार्ड से पूछने पर मी को मालूम पड़ता है कि रुत काफ़ी टाइम पहले यहाँ से जा चुका है और उसने बताया कि वो ऐसी प्लेस पर जा रहा है जहाँ पर उसे खुशी मिलती है। तब यहाँ पर मी सोचने लगती है। वार्ड कहता है, क्या तुम्हें मालूम है वो प्लेस कौन सी होगी? तब मी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मुझे मालूम है, शायद मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ती है और अगले सीन में दिखाया जाता है मी एक बार फिर से उन्हीं कबीले में आई हुई थी जहाँ पर वो पहले रुत के साथ आई हुई थी। और पूछने पर मालूम पड़ता है कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पर आई है, क्योंकि रुत यहीं पर ही आया है। कबीले का सरदार और उसकी वाइफ दोनों मिल करके मी को रुत से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर रुत सारे बच्चों को बहुत सारे टॉयज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये सब करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तब वो पीछे मी को देखता है। मी को देख करके यूँ अचानक से उसे धक्का तो लगता है कि मी यहाँ पर क्या करी। मी रुत से कहती है, तुमने तो अपनी पूरी बात कर ली, लेकिन क्या मेरी बात सुनाने का और सुनने का एक मौका भी नहीं दोगे? रुत चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो जाता है। मी आती है उसके पास। तुम तो सब कुछ कह के वहाँ से चले गए, लेकिन क्या मेरे बारे में तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया? एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ? तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना। तब रुत उसे हक कर लेता है। इधर मैट को दिखाया जाता है जो फाइनली रिन को प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर चुका था। वो उसके चिप्स के पैकेट में रिंग डाल चुका था। रिन सारी चिप्स को फिनिश कर लेती है एंड उसके बाद वो रैपर फेंकने वाली थी। तब मैट कहता है, एक बार चेक तो करो, उस रैपर में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। चेक करने पर उसमें एक प्यारी सी रिंग मिलती है। मैट रिन को वो रिंग पहनाते हुए उसे फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है और रिन इसके लिए तैयार हो जाती है। अंक से मिलने के लिए जेल में किन रेगुलर आती थी। किन अंक से कहती है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंक रोते हुए किन से कहता है, मैंने तुम्हारी लाइफ को इतनी बुरी तरीके से स्पॉइल किया, कभी तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाया सिवाय झूठा प्यार के, और तुम फिर भी मुझसे यहाँ पर रोज़ मिलने के लिए आती हो। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? किन कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ पर रोज़ आना ये सबूत है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया है। तुम बस वापस आ जाओ मेरे पास जल्दी से। तब अंक कहता है, फ़िक्र मत करो,
जब यहाँ से वो बाहर निकलेगा तो वो एक नए अंक को पाएगी जो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करेगा और किसी से नहीं। इधर रुत और मी को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर के बहुत ज़्यादा खुश थे और दोनों ही सारे कबीलों वालों के साथ मिल करके स्काई कैंडल को हवा में उड़ाते हैं। साथ ही रुत आज यहाँ पर मी को प्रपोज कर देता है। मी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल कर रहे होते हैं और यहीं पर ही इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इस टाइप का ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई फेवरेट ड्रामा है एक्सप्लेन करने के लिए, देन आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी।